A very healthy and warm good morning to all of you. I'm Sailesh Kumar from Ox Arya Coaching Center. Welcome back on our YouTube channel SKB Mantu Sir. Dear viewers, today we are here for a specific purpose. The purpose is blood grouping. And today we shall study about blood and blood groups and its function as a hematology. देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और ये सारे फंक्शंस को समझेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, ब्लड क्या है, कैसे कनेक्टिव टिश्यू है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन है। जो बच्चे बेसिक और फाउंडेशन की तैयारी करते हैं, खास करके इंटरमीडिएट में 9 और 10th में, और जो बच्चे इस बेस को लेकर आगे के तैयारी के लिए चलते हैं, जैसे कि नीट हो गया या डिफरेंट मेडिकल कोर्सेज जैसे ANM, GNM, BSc नर्सिंग, BSc इत्यादि जितने भी चीजों को पढ़ते हैं, उसके लिए साउंड फाउंडेशन देगा। हम लोग का जो टॉपिक है ब्लड एंड इट्स ग्रुप, और आज इसमें हम लोग हेमेटोलॉजी में ये पढ़ेंगे और इन सारे चैप्टर को डिस्कस करेंगी मिस जूही, जो कि केमिस्ट्री की फैकल्टी हैं और लैब असिस्टेंट हैं, और साथ में इनका कोऑपरेशन देंगी निकिता कुमारी, जो 12th के अपीयरिंग कैंडिडेट हैं। और आप लोग इस सेशन को एंजॉय करेंगे। सारे सेशंस को अच्छे से देखना है, समझना है, ताकि आप लोग इन चीजों को अच्छे से कवर अप कर पाए। मोटिव एक, गांव में चूंकि हम लोग हैं, लेकिन फिर भी हम लोग का मोटिव एक है कि बच्चों को प्रैक्टिकल शिक्षा से जोड़ा जाए। क्योंकि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है थियोरी पर जाकर रुक जाती है। हम लोग थियोरी पढ़ते हैं, थियोरी जानते हैं, बट हम लोग को वो चीज नहीं मिलता है जो चीज हमें मिलना चाहिए, और वो चीज सिर्फ दे सकता है तो आपको प्रैक्टिकल। तो इसमें हम इस सेशन में मिस जूही आपको बिल्कुल ब्लड के बारे में सारा इंफॉर्मेशन देंगी, साथ में वो प्रैक्टिकल करके ग्रुपिंग और RH फैक्टर के बारे में डिटेल स्टडी कराएंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोग इन सेशन को एंजॉय करेंगे, इस सेशन को, और साथ में सीखने की कोशिश करेंगे। ये सारा सेशन बिल्कुल आप लोग के लिए डेडिकेट है, ताकि आप लोग इसको अच्छे से सीख पाए, एंजॉय कर पाए। गेटिंग माय पॉइंट? तो देखिए, आइए जूही मिस और इन सब बच्चों को ब्लड के बारे में बताइए। असिस्ट कीजिए आप इनका। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम जूही खातून फ्रॉम ऑक्स आर्या कोचिंग सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड और उसके ग्रुप के बारे में। आप लोग बहुत ही अच्छे और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, और चार्ट पेपर के सहायता से, फिगर के सहायता से कैसे किसको ब्लड दे, कैसा उसमें एंटीजन, कैसा एंटीबॉडी होता है, ये सारा चीज पढ़ेंगे। ब्लड क्या है, ब्लड का कार्य क्या है, ब्लड सर्कुलेशन हमारे बॉडी में कहाँ होता है, स्टोर कहाँ होता है, ये सारा चीज, ठीक है, यानी एवरीथिंग पढ़ेंगे, पूरे ब्लड का फंक्शन। ओके, तो इसको सबसे पहले थ्योरी के जरिए समझ लेते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिकल के जरिए समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मैं थ्योरी पढ़ाना चाहती हूँ, बाद में मैं निकिता कुमारी को बुलाऊंगी, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, आप ऐसे ही बने रहिए, ठीक है। तो फर्स्ट मेरा मोटिव है ब्लड के बारे में बताएं, यानी व्हाट इज ब्लड, यानी रक्त क्या है। व्हाट इज ब्लड, रक्त क्या है, ठीक है। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड को हिंदी में रक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त कहते हैं। अब देखिए, रक्त जो होता है ना, रक्त कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है, ठीक है, ओके। अब देखिए, इसका डेफिनेशन सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए। ब्लड जो है ना, पूरे बॉडी में क्या करता है? सर्कुलेट करता है ना। यानी ब्लड जो होता है पूरे बॉडी में संचार करता है, उसके बाद से पूरे बॉडी को कनेक्ट करके काम रखने का काम करता है, ठीक है। तो कनेक्ट करता है, तो ये कनेक्टिंग टिश्यू भी हो गया, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद से इसे प्राकृतिक कोलाइड भी कहते हैं ब्लड को। ब्लड को प्राकृतिक कोलाइड क्यों कहते हैं? अब देखिए, कोलाइड का थोड़ा सा समझ लीजिए आप। अगर मान लीजिए चाय छन्ना से आप छानते हैं, तो चाय पत्ती कहाँ रह जाता है? ऊपर, है ना, और जो लिक्विड भाग होता है वो कहाँ जाता है? नीचे। उसी प्रकार से आप किसी भी चीज से ब्लड को छानते हैं, तो कुछ भाग उसका क्या हो जाएगा? आपको छन्ना पत्र पर मिलेगा, और ब्लड कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? कोलाइड भी कहा जाता है, प्राकृतिक कोलाइड भी कहा जाता है। इसका डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल होगा, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक है, ठीक है। अब देखिए, संयोजी ऊतक को संयोजी
ऊतक को कनेक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टिंग टिश्यूज भी बोलते हैं, ठीक है। यानी क्या कहते हैं, यहां पे देखिए संयोजी ऊतक को क्या कह सकते हैं? कनेक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? यानी ब्लड क्या है? एक प्रकार का ब्लड क्या है जी? ब्लड क्या है? एक तरल पदार्थ है जो कैसा है? संयोजी ऊतक है, जो आपके बॉडी में क्या करता है? संयोजित यानी सबको कनेक्ट रखने का कार्य करता है, ठीक है। यानी ब्लड क्या करता है? ब्लड बॉडी में कनेक्ट रखने का कार्य करता है, इसीलिए इसे कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्लड का क्या डेफिनेशन। अब पढ़ेंगे ब्लड का पीएच मान। ब्लड का पीएच मान, ठीक है। ब्लड का पीएच मान बराबर 7.4 होता है, जो क्षारीय होता है। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं कि 1 से लेकर अगर हम लोग 6 तक जाते हैं तो एसिड होता है, 7 पे आते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है, 7 से आगे बढ़ते हैं तो क्षार मिलता है ना। अब देखिए 7 से आगे है क्या? 7.4 है रक्त का पीएच वैल्यू, तो रक्त क्या होगा? क्षार होगा। समझ में आ रहा है? यानी रक्त एक कनेक्टिंग टिश्यू है, उसके बाद से रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4 होता है। अच्छे से समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अब पढ़ेंगे मेल और फीमेल में ब्लड की मात्रा कितनी होती है। मेल में ब्लड की मात्रा, ब्लड की मात्रा, मेल में ब्लड की मात्रा 5.5 लीटर होता है। कितना होता है? 5.5 लीटर। और फीमेल में ब्लड की मात्रा 5 लीटर होता है। क्या होता है? 5 लीटर। यानी मेल में 5.5 और फीमेल में 5 लीटर, है ना। यानी सबसे पहले हम लोग पढ़े कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक को हम कनेक्टिंग टिश्यूज बोलते हैं। इसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है। उसके बाद से मेल में ब्लड जो होता है 5.5 लीटर होता है, और फीमेल में क्या होता है? 5 लीटर। अब इसको दर्शाने के लिए यहाँ पे डेसीलीटर का भी प्रयोग करते हैं। डेसीलीटर को डीएल से सूचित करते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोगों को और भी चीज पढ़ना है। मेल और फीमेल में तो हम लोग ब्लड की मात्रा पढ़ लिए लो, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से हम लोगों को आगे पढ़ना है, हीमोग्लोबिन पढ़ना है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है? नहीं है। अब देखिए इसके बाद से हम लोगों को पढ़ना है हीमोग्लोबिन, क्योंकि देखिए ब्लड जो है ना, ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड क्या होता है? लाल होता है ना। इसके बाद से हमें हीमोग्लोबिन पढ़ लेना है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए पहले हीमोग्लोबिन पढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है ना, इसका संक्षिप्त रूप HB होता है। यानी जब भी डॉक्टर लिखते हैं HB इतना परसेंट, यानी आप समझ जाइए हीमोग्लोबिन आपका उतना परसेंट है, ठीक है। यानी वो शॉर्ट में लिखते हैं HB। H छोटा b भी लिख सकते हैं, H बड़ा b भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। ये सब चीज अच्छे से समझ गए आप लोग। अब देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है ना, वो कहाँ पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? रक्त में। अब आप लोग एक चीज सुने होंगे कि महिलाएं कमजोर होती है पुरुष के तुलना में। महिलाएं कमजोर होती है पुरुष के तुलना में, है ना। कैसे कमजोर होती है उसको समझना है। फर्स्ट देखिए आप लोग, हीमोग्लोबिन जो है किस चीज में पाया जाता है? रक्त में। अब देखो सबसे पहले लो मेल में HB की मात्रा इसमें होता है 14 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। और फीमेल में HB की मात्रा कितनी हो जाएगी? 13 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। यानी देखिए मेल यानी पुरुष में हीमोग्लोबिन कितना होता है? 14 ग्राम, और फीमेल में हीमोग्लोबिन कितना होता है? 13 ग्राम, ठीक है। एक चीज समझिए बच्चों आप लोग,
देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है ना, उसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है। क्या चीज पाई जाती है? आयरन, जिसे आप Fe कहते हैं, लोहा। अब सोचो, मेल के पास है 14 ग्राम हीमोग्लोबिन, अब फीमेल के पास है 13 ग्राम हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन में होता है आयरन, अब मेल के पास ज्यादा हीमोग्लोबिन है तो आयरन किसके पास ज्यादा होगा? मेल के पास, पुरुष के पास। इसीलिए एक मुक्का जितना जोर से मारे, अब मेल को मारिए, एक बार फीमेल को, ज्यादा चोट किसे लगेगा? फीमेल को, क्योंकि देखिए आयरन की मात्रा अधिक किसमें है? मेल में, और फीमेल में उससे क्या है? कम है। इसीलिए फीमेल मेल के तुलना में कमजोर होती है। समझ में आ रहा है ये सब चीज? अब देखिए हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? Hb में आयरन यानी Fe पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए मेल में कितना परसेंट होता है? 14 ग्राम, और फीमेल में 13 ग्राम। इसीलिए फीमेल जो होती है मेल के तुलना में कमजोर होती है। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसमें अगर हीमोग्लोबिन कम है तो आयरन की मात्रा भी कम है ना। और हीमोग्लोबिन यहाँ पे देखिए मेल का ज्यादा है, हीमोग्लोबिन भी ज्यादा है और ब्लड भी ज्यादा है, तो स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? अब देखिएगा लो, छोटे बच्चों को देखिएगा लो, छोटे बच्चों में ना लगभग 18 ग्राम से भी अधिक पाया जाता है हीमोग्लोबिन। तो देखिएगा लोग कितने चुलचुले होते हैं लोग, मतलब उन लोगों को थकान नहीं होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? आपको एक्टिव रखने का काम करता है ना। हीमोग्लोबिन जो है वो एक्टिव रखने का काम करता है। बच्चे लोग ज्यादा हिलचुल करते हैं, दिन में सोते नहीं, उन लोगों को नींद नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी मनुष्य की बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो गई ना, सबसे पहले नींद लगेगा उसे। क्या होगा? नींद लगेगा। तो डॉक्टर के पास जाकर हमें क्या करना चाहिए? हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाना चाहिए। अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो गया, 13 से भी कम हो गया, 14 से भी कम 8 तक रहे ना, तो आपके ब्लड जल्दी बन जाएंगे। 8 से नीचे होंगे तो आप कहीं भी गिरेंगे, बेहोश होंगे। जो लोग गिरते बेहोश होते हैं उसका कारण क्या है? हीमोग्लोबिन। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए इसके आगे फिर पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे ब्लड का फॉर्मेशन, यानी ब्लड कैसे बनता है। ओके, क्या पढ़ेंगे? ब्लड का बनना, है ना, यानी ब्लड कहाँ बनता है। आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड तो है, लेकिन कहाँ बनता है ना, यानी सब चीज बनता है ना, तभी ना इस दुनिया में कोई भी चीज आया है। अब देखिए ब्लड, बड़ा बड़ा लिखिए, ब्लड का बनना, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे। अब देखिए जो ब्लड होता है ना, ब्लड यानी रक्त, दो तरीके से बनता है। क्योंकि देखिए हम बहुत ही अच्छा चीज समझाएंगे जो आपकी किताब में बहुत ही कम मिलेगा, ठीक है। अब देखिए एक आएगा एम्ब्रॉय, एक आएगा एडल्ट, ठीक है, एक एम्ब्रॉय दूसरा एडल्ट, ठीक है। अब देखिए ब्लड जो है, जो पेट में बच्चा होता है ना, एम्ब्रॉय जो आप क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं हिंदी में। जो बच्चा 3 माह का हो, 4 माह का हो, 9 माह का हो, अगर पेट में है तो वो भ्रूण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भ्रूण कहलाएगा, जिसे हम एम्ब्रॉय बोलते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? एम्ब्रॉय। यानी जो बच्चा पेट में है तो उसका भी तो ब्लड बनता है कि नहीं। अब हम लोग, जो बच्चा है, बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, ये सब लोग में ब्लड कहाँ बनता है, ये सब चीज पढ़ना है, ठीक है। तो ब्लड जो फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रॉय होता है, उसके लीवर में बनता है। किसमें? लीवर में। किसमें? लीवर में, ठीक है। किस चीज में बनता है? लीवर में, ठीक है। और जो एडल्ट होते हैं ना, बोन मैरो, जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं आप, जो हड्डी होता है ना, आप लोग चिकन वगैरह खाते होंगे तो हड्डी के अंदर देखिएगा लो, जो रेड रेड जो क्या होता है, होल दिखता है आपको, वो आपका क्या है? बोन मैरो है, ठीक है। उसी बोन मैरो में, यानी एडल्ट लोगों में क्या होता है? ब्लड बनता है। किस चीज में बनता है? ब्लड बनता है। किस चीज में? बोन मैरो में, ठीक है। किस चीज में? बोन मैरो में। और जो एम्ब्रॉय यानी पेट में जो बच्चा होता है, भ्रूण होता है, उसका कहाँ ब्लड बनता है? लीवर में बनता है। कहाँ से? लीवर। किस चीज में? लीवर में बनता है, ठीक है। तो लीवर में बनता है इसका ब्लड,
और एडल्ट लोगों में बोन मैरो में बनता है। ओके, ठीक है, किस चीज में बनता है? बोन मैरो में बनता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब हम लोगों को पढ़ना है ब्लड स्टोर। किस चीज के बारे में पढ़ना है? ब्लड स्टोर, यानी हमारे शरीर में ब्लड कहाँ कलेक्ट होता है। ठीक है, किस चीज के बारे में पढ़ना है? ब्लड कहाँ कलेक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए, अब पढ़ेंगे हम लोग ब्लड स्टोर। किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? ब्लड स्टोर। किस चीज के बारे में पढ़ना है? ब्लड स्टोर। ठीक है, ब्लड स्टोर के बारे में पढ़ेंगे, यानी रक्त कहाँ कलेक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए, ब्लड जो होता है ना, वो हमारे पेट के उदर गुहा में पाया जाता है, जिसे हम स्प्लीन के नाम से जानते हैं। प्लीहा, कोई बच्चा आएगा तो हम समझाएंगे। ठीक है, आ जाइए। देखिए, क्लास 9 के चुन्नू कुमार है। ठीक है, हम इनके पेट से समझाएंगे। समझा सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, आप पेट अपना दिखाइएगा। अब देखिए, देखिए पेट कैसा होता है? उदर होता है, यानी अंदर से खाली होता है। क्या होता है? खाली। अब देखिए, आप खाली नहीं होगा, खाना खाइएगा तो पेट के बाहर तो खाना नहीं आता है ना, कहाँ आता है? पेट के अंदर। क्यों? क्योंकि ये पेट कैसा होता है? उदर होता है। कैसा होता है? उदर होता है, अंदर से खाली। अब देखिए, ये जो पेट है, पेट का ये दाएं भाग है, ये आपका बाएं भाग है ना। ये पेट क्या है? उदर है। अब इसके यहाँ पे एक उदर गुहा होता है, उसमें स्प्लीन यानी प्लीहा होता है, उसमें ही ब्लड क्या होता है? स्टोर होता है। किस चीज में स्टोर होता है? प्लीहा में, जिसे इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लीन कहते हैं। ठीक है, अब बैठिए। अब देखिए, ब्लड स्टोर कहाँ होता है? स्प्लीन में, यानी जिसे क्या कहते हैं? प्लीहा। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्लीहा। समझ में आ रहा है? यानी ब्लड स्टोर कहाँ होता है? स्प्लीन में, जो पेट के बाएं साइड उदर गुहा में पाया जाता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, हम लोग ब्लड का स्टोर भी पढ़ लिए, फिर ब्लड का फॉर्मेशन भी पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड का कार्य, यानी वर्क ऑफ ब्लड पढ़ेंगे। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे वर्क ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का कार्य। यानी बॉडी में तो हम लोग समझ लिए कि ब्लड होता है, और ब्लड का क्या कार्य हमारे बॉडी में, उसको जानेंगे। ठीक है, अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे किस चीज को? वर्क ऑफ ब्लड, यानी ब्लड, रक्त का कार्य। ठीक है, वर्क ऑफ ब्लड, वर्क और फंक्शन ऑफ ब्लड। ओके, वर्क भी लिख सकते हैं, फंक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी हमारे शरीर में ब्लड का क्या कार्य है, उसको समझना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो आता है, जो ब्लड का कार्य क्या है? ताप का नियंत्रण, ताप का नियंत्रण। दूसरा जो है पोषक पदार्थ का परिवहन, पोषक पदार्थ का परिवहन, पदार्थ का परिवहन। तीसरा जो है गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन। ठीक है, चौथा जो है अवशिष्ट पदार्थ का परिवहन, उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन। आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं तीसरे नंबर टॉपिक जो है हम लोगों का
यहाँ पे है रक्त का कार्य यानी वर्क और फंक्शन ऑफ ब्लड, वर्क ऑफ ब्लड और फंक्शन ऑफ ब्लड पढ़ रहे हैं ना, यानी रक्त का कार्य हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है ताप का नियंत्रण, यानी ब्लड के जरिए ताप का नियंत्रण कैसे होता है। अब देखो बच्चों, देखिए हमारे जो शरीर है ना, मनुष्य का शरीर है, उसमें ब्लड हमेशा क्या होता है, गति में रहता है। अगर ब्लड रुक जाएगा इंसान भी मर जाएगा, ठीक है। अब ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट करते रहता है, तो जो चीज गति में रहेगा वो चीज गर्म रहेगा कि नहीं। अब देखो आप हाथ ऐसे ऐसे करके देखिए, थोड़ा देर के लिए गर्म हो जाता है और शांत छोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाता है। आप समझिए जो चीज गति में होता है ना वो गर्म होता है ना। तो ब्लड जब गति करता है तो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जिसे 96 फ़ारेनहाइट भी बोलते हैं, 98 फ़ारेनहाइट भी बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ब्लड का नियंत्रण, यानी यहाँ पे देखिए ब्लड के द्वारा ताप का नियंत्रण कैसे होता है, यानी ब्लड हमेशा सर्कुलेट करता है, यानी बॉडी में जाता है और आता है, ठीक है। ये किस प्रेशर से जाता है, 120 के प्रेशर से जाता है और 80 के प्रेशर से आता है। इसीलिए जब बीपी आप लोग जांच होता है देखते हैं तो उसमें 120 बाई कितना लिखते हैं, 80 लिखते हैं, समझ में आ रहा है, समझ गए आप लोग, ये चीज हो गया। तो ताप का नियंत्रण कौन करता है, ब्लड करता है, क्योंकि बॉडी में पूरा सर्कुलेट करता है, गति में रहता है, जिसके कारण से हमारे बॉडी का जो ताप है वो क्या होता है, मेंटेन रहता है। अगर ये काम करना छोड़ दे तो क्या हो जाएगा, आदमी मरेगा कि नहीं। अब देखते हैं किसी को खून जम जाता है कहीं, या देखिएगा आप लोग बहुत सारे लोगों को ब्रेन हेमरेज हो जाता है। क्यों हो जाता है, वो जो अंदर होता है ना नस, उसमें क्या हो जाता है, ब्लड जम जाता है। अब ब्लड जम जाएगा तो दूसरा ब्लड जो जाएगा तो उसको प्रेशर देगा, अब प्रेशर देगा तो वो तो जाइए नहीं करेगा, आगे आगे जाएगा नहीं, ना जाएगा। अब नहीं जाएगा तो नस क्या होगा, फटेगा कि नहीं फटेगा। जब नस फटेगा तो अब क्या होगा, ब्रेन हेमरेज होगा। अब ब्रेन हेमरेज होगा तो इंसान क्या हो जाएगा, मर जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ताप का नियंत्रण करता है ब्लड। दूसरा देखिए पोषक पदार्थ का परिवहन, यानी जो खून है ना, जितना चीज आप लोग खाते हैं वो सारी चीज को लेकर क्या करता है, कौन घूमता है, ब्लड घूमता है। कौन घूमता है, ब्लड घूमता है, समझ में आ रहा है। ब्लड लेकर क्या करता है, उसको घूमता है, वो कुछ नहीं करता है, क्या करता है, घूमता है, समझ में आ रहा है। अब देखिए उसको छटाई कौन करता है। अब देखो उस चीज में ना जितना भी अवशिष्ट पदार्थ होगा लेकर घूमेगा, किडनी के पास जाएगा, कहेगा रुक रुक रुक, कहाँ जा रहा है तू, लेकर ये सारा चीज। अब किडनी क्या करेगा, उसको जितने भी अवशिष्ट पदार्थ है कहेगा दे दो ये सब मुझे, और उसको ब्लड को क्लीन करेगा, फिर कहेगा तुम जाओ। अब चला जाएगा, वो पूरे बॉडी में आपको क्या पहुंचाएगा, पोषक पदार्थ पहुंचाएगा, तब जाकर आप क्या रहिएगा, एक्टिव रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा। इसीलिए जिस व्यक्ति के शरीर में खाना अच्छे से नहीं लगता है, हाथ पांव में सूजन हो जाता है, फर्स्ट किडनी का जांच किया जाता है कि उसका किडनी सही है या नहीं है। अगर किडनी सही नहीं होगा तो उसके बॉडी में पोषक पदार्थ अच्छे से नहीं जाएगा, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे तीसरा चीज है ना, गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन कैसे होता है, अब देखिए हमारे जो ये फेफड़ा है ना, लंग्स जिसे बोलते हैं आप, फेफड़ा क्या है, एक प्रकार का टंकी है, ये सांस लिए ना वो लाकर यहाँ पे रख देता है फेफड़े में, और ये फेफड़े से पूरे शरीर में कौन ले जाता है, ऑक्सीजन, ब्लड ले जाता है। कौन ले जाता है, ब्लड। ये ब्लड ले जाता है पूरे शरीर में घुमाता है, इसको ग्लूकोज से रिएक्शन कराता है, हीमोग्लोबिन से रिएक्शन कराता है, जिसके कारण से आपको ऊर्जा मिलता है, आप थकते नहीं, आप काम करते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये क्या करता है ना, जो ब्लड है ये ऑक्सीजन को ले जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल कर दे देता है, समझ में आ रहा है। और फेफड़ा एक प्रकार से टंकी का काम करता है, वो ऑक्सीजन लेकर वहीं पे स्टॉक रख देता है, वो कहीं ले जाने का काम नहीं करता। ले जाता है कौन है, ब्लड ले जाता है, समझ में आ रहा है। तो गैसों का कैसे परिवहन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जा रहा है और उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, ये ले जा रहा है, ला रहा है कौन, ब्लड, रक्त कहते हैं जिसे, समझ में आ रहा है। अब उत्सर्जी पदार्थ, जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, वो सब चीज भी लेकर घूमता है कौन, ब्लड। वो छांटने का काम नहीं करता है, ब्लड का छांटने का कोई काम नहीं है, वो क्या करता है पूरे बॉडी में उसको क्या करना है, घुमाना है ना। जैसे जैसे सर्कुलेट करेगा वैसे वैसे जाएगा। अब जैसे ही जाता है किडनी के पास तो कहता है कि तुम मत जाओ ऐसे, तुम इधर आओ पहले। अब जब वो जाएगा तो उससे क्या करता है, किडनी जितने भी अवशिष्ट पदार्थ है उसको क्या कर देता है, ले लेता है, और बाकी जो आपकी क्लीन ब्लड उसमें पोषक तत्व जो प्रोटीन वगैरह सब कुछ है उसको क्या कर देता है, जाओ। और ब्लड क्या होता है, ब्लड में उसके साथ चला जाता है,
जिसके कारण से आप स्वस्थ रहते हैं। अगर किडनी अगर आपके खराब है तो आपके बॉडी में सही से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा और उसके बाद से आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं। आपके हाथ पांव में सूजन हो सकते हैं। इसका पहचान करने की क्या है, पहचान क्या है? हाथ पांव में सूजन ज्यादा होना, उसका किडनी क्या है, इफेक्टेड है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो अब हम लोग पढ़ लिए ब्लड का कार्य यानी फंक्शन ऑफ ब्लड पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है? ओके, ब्लड का दो इंपॉर्टेंट चीज और समझ लेते हैं, ठीक है? आप लोगों ने कोलेस्ट्रॉल का नाम तो सुना ही होगा, है ना? आप लोगों ने किस चीज का नाम सुना है? कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल क्या है? आप लोग बादाम देखे हैं? बादाम देखे हैं ना? बादाम खाते हैं तो उसमें से क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ निकलता है। आप लोग सूखे नारियल देखे हैं? आप लोग कहते हैं इसका तेल है, ठीक है? वही क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। अगर आप तैलीय वाला सामान ज्यादा खाते हैं तो आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल क्या होती है? बढ़ती है। तो आपके मोटापा भी क्या होगा? बढ़ेगा। और देखो एक मनुष्य में ना 200 ग्राम पर डेसीलीटर क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। जो ज्यादा खाएगा ना तैलीय सामान तो ज्यादा उसमें कोलेस्ट्रॉल बनेगा और ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बना जहां जाकर हार्ट पे जम गया और सही से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हुआ तो उससे क्या होगा? हार्ट अटैक आएगा। समझ में आ रहा है? आज के युवा लोग क्या करते हैं? घर से खाना मिलेगा तो नहीं खाएंगे, जाएंगे पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे। क्या खाएंगे? पिज्जा बर्गर खाएंगे। तो पता है उनके बॉडी में क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल अधिक होगा। और देखिएगा अभी के समय में इंडिया में 50% युवा हार्ट अटैक के कारण ही मर रहे हैं। उसका कारण क्या है? सही से खान पान नहीं करना। ओके, समझ में आ रहा है? तो एक मनुष्य के बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कितना होता है? 200 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर इससे अधिक हो तो उसको नुकसान पहुंच सकता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, एक चीज और हम लोग पढ़े, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए अच्छे से। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड का क्लासिफिकेशन, ठीक है? यानी ब्लड का वर्गीकरण, ब्लड का क्लासिफिकेशन, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड, ठीक है? यानी रक्त का वर्गीकरण। अच्छा, आप लोग क्या जानते हैं? आप लोग ब्लड को देखते हैं तरल तो आप लोग क्या सोचते हैं कि ब्लड एक लिक्विड है, ब्लड में कोई ठोस पदार्थ नहीं है। लेकिन एक चीज देखिएगा, चाय बनता है, चाय में दूध होता है, पानी होता है, चीनी भी होता है, चाय पत्ती भी होता है। अब देखिए चाय जो बनता है तो आपके चाय में लिक्विड भाग दूध हो गया, पानी हो गया और ठोस भाग क्या हो जाएगा? आपके चाय पत्ती हो गया, चीनी हो गई। उसमें अगर कोई है तो उसमें आप लोग देखेंगे मसाले कुछ भी डालकर, लेकिन चाय बहुत तरीके का बनता है। समझ में आ रहा है? यानी उसमें ठोस चीज का भी प्रयोग होता है। ब्लड भी हो ना, ब्लड भी ठोस और द्रव दोनों भाग से बना है, ठीक है? तो सबसे पहले ब्लड लीजिएगा तो ब्लड में दो भाग होता है। कितना भाग होता है? दो। एक आपका प्लाज्मा होता है, दूसरा कार्पोसल होता है, ठीक है? प्लाज्मा, प्लाज्मा, ठीक है? पहला प्लाज्मा होता है, दूसरा कार्पोसल होता है। दूसरा कार्पोसल होता है जिसे रक्त रुधिराणु बोलते हैं। क्या कहते हैं? रुधिराणु। रुधिराणु क्या बोलते हैं? रुधिराणु, ठीक है? ब्लड कितने भाग में बना है? दो, एक प्लाज्मा, दूसरा कार्पोसल। क्या बोलते हैं? कार्पोसल। एक प्लाज्मा, दूसरा कार्पोसल। अब देखिए बच्चों, ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा कितना ब्लड का भाग होता है? 60%। यानी ब्लड का 60% भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। अब 40% भाग क्या होता है? रुधिराणु होता है। क्या होता है? रुधिराणु होता है। समझ में आ रहा है? यानी ब्लड जो होता है दो भाग से बना है, एक लिक्विड भाग, एक सॉलिड भाग से, ठीक है? यानी सॉलिड भाग में उसके कण आएंगे, बहुत सारे चीज नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पिछली वीडियो में देखेंगे। WBC हम लोग पढ़े थे, प्लेटलेट पढ़े थे, न्यूट्रोफिल पढ़े थे, लिम्फोसाइट पढ़े थे। ये सब कण है। समझ में आ रहा है? क्या है? कण है। समझ गए आप लोग? तो एक चीज देखो,
प्लाज्मा होता है, एक रुधिराणु होता है। प्लाज्मा 60% होता है ब्लड का, जो कि तरल होता है। कैसा होता है? तरल होता है। प्लाज्मा तरल होता है, तरल होता है, ठीक है। और ये सब क्या होते हैं? ठोस रूप में होते हैं। यानी रुधिराणु क्या होते हैं? ठोस होते हैं। ठोस रूप में होते हैं। ठोस रूप में होते हैं। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे से? प्लाज्मा क्या होता है? तरल रूप होता है। और रुधिराणु क्या होता है? ठोस रूप होता है। अब देखिए आप लोग, सबसे मेन फंडा एक चीज है, देखिए आप लोग, प्लाज्मा, किस चीज को देखिएगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा में ना 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। कैसा प्रोटीन? कितने? 2 प्रकार के प्रोटीन। ये द्रव पदार्थ होता है, देखिएगा लोग। अब अगर आप लोग लेबोरेटरी में जाइएगा तो कभी भी ध्यान दीजिएगा, ब्लड निकाल कर कुछ देर रख देता है ना, तो ऊपर एक पीला भाग सा ऊपर रह जाता है, नीचे ब्लड हो जाता है, ठीक है। तो ब्लड अलग होता है ना, तो ब्लड सीरम कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? ब्लड सीरम कहते हैं। समझ में आ रहा है? वही प्लाज्मा का भाग होता है। क्या होता है? प्लाज्मा का भाग। अब इसमें 2 चीज आता है, ठीक है। इसमें 2 चीज आता है, फाइब्रिनोजेन। अब दूसरा जो आता है प्रोथ्रोम्बिन आता है। क्या आता है? प्रोथ्रोम्बिन आता है, ठीक है। प्लाज्मा में 2 प्रोटीन पाया जाता है। आप लोग साइड में लिख लेंगे। प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, जिसे फाइब्रिनोजेन कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइब्रिनोजेन कहते हैं। अब दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन होता है। क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन होता है। समझ में आ रहा है? प्लाज्मा में कई गो भाग है? 2 एक फाइब्रिनोजेन और दूसरा प्रोथ्रोम्बिन। अब पूछिएगा हमसे कि यहाँ पे फाइब्रिनोजेन का क्या कार्य है, प्रोथ्रोम्बिन का क्या कार्य है, ये भी देखिएगा आप लोग। अब देखिए, ये फाइब्रिनोजेन जो है ना, ब्लड को गाढ़ा करता है। क्या करता है? गाढ़ा। आप लोग लिखिए कि फाइब्रिनोजेन जो होता है ब्लड का गाढ़ा करने का कार्य करता है। क्या करता है? ब्लड का गाढ़ा करने का कार्य कौन करता है? फाइब्रिनोजेन। समझ में आ रहा है? अगर ब्लड से फाइब्रिनोजेन को निकाल देते हैं तो ब्लड जो सीरम पीला दिखेगा, लेकिन हल्का पीला हो जाएगा। और जब फाइब्रिनोजेन उपस्थित रहेगा तो ब्लड सीरम जो दिखेगा गाढ़ा पीला दिखेगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? यानी फाइब्रिनोजेन क्या करता है? ब्लड को गाढ़ा बनाता है। समझ में आ रहा है? इसका रंग क्या होता है? पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है बच्चों। और दूसरा भाग होता है प्रोथ्रोम्बिन होता है। क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है प्लाज्मा में? देखिए, फाइब्रिनोजेन से सभी बीमारियों का टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? फाइब्रिनोजेन जो है उससे सभी बीमारियों का टेस्ट किया जा सकता है। जैसे देखिए, ब्लड शुगर है ना, ब्लड शुगर के लिए एक सुबह में लिया जाता है BSF, ठीक है, BSFP, यानी सुबह में बिना खाए हुए जो ब्लड लेते हैं तो उसको BSFP बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ब्लड शुगर के लिए लेते हैं, जो ब्लड शुगर के लिए लेते हैं तो वहां पे एक आता है BSFP। खाने के बाद जो ब्लड लेते हैं BSPP होता है, ठीक है, BSPP। अब ब्लड शुगर जांचने के लिए ना खाने से पहले लिया जाता है जो ब्लड, और खाने के 2 घंटे बाद लिया जाता है उसका PP, ठीक है। और दोनों से सीरम को अलग किया जाता है, और सीरम को अलग करने के बाद उसमें ग्लूकोज मिलाया जाता है। ग्लूकोज मिलाकर रखा जाता है। रखने के बाद उसका कलर गुलाबी हो जाता है। उस गुलाबी कलर को फिर एक क्या किया जाता है, यूनिट है जिसमें रख कर उसको मेजर किया जाता है। आपका कहीं ब्लड शुगर बढ़ा तो नहीं है, ब्लड शुगर घटा तो नहीं है, तो किस चीज से किया जाता है? फाइब्रिनोजेन से। समझ में आ रहा है? फाइब्रिनोजेन को सीरम भी कहते हैं, ब्लड सीरम भी कहते हैं। फाइब्रिनोजेन को ब्लड सीरम भी कहते हैं। ब्लड आप लोग लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड।
ब्लड सीरम भी कहते हैं। किस चीज को? फाइब्रिनोजेन को ब्लड सीरम भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? ब्लड सीरम से क्या किया जाता है? सभी बीमारियों की जांच की जाती है। खासकर आपका ब्लड शुगर है, उसमें तो आप जब तक ब्लड सीरम नहीं लीजिएगा तब तक आप सही से उसका जांच नहीं कर सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? आप देखिए, ब्लड शुगर का जांच के लिए आप बता दिए, एक खाली पेटे दिया जाता है, यानी जब आप खाना नहीं खाए हुए हैं, सुबह सुबह उठ रहे हैं उस टाइम में, और दूसरा आपको खाने का 2 घंटा बाद ब्लड दिया जाता है, तब जाकर आपका रिजल्ट क्या होता है? सही से मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है। यदि इस जांच में भी एक कंडीशन है, यदि आप बाहर का खाना खाते हैं तो उसी टाइम में आपका ब्लड शुगर घटा भी मिलेगा, कहीं बढ़ा भी मिलेगा। तो आपको जब भी किसी को भी ब्लड शुगर जांच कराना है तो आप घर से खाना खिलाकर ले जाइए। अगर एक दे दिए हैं टेस्ट तो आप घर का खाना खिलाइए, अन्यथा बाहर का अगर खाना खिलाते हैं तो बहुत सारी चीजों में शुगर अधिक है, बहुत सारी चीजों में शुगर कम है, उस टाइम में जांच आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आप बाहर का खाना बिल्कुल ही ना खिलाएं, ओके, जांच से पहले। समझ गए? कोई दिक्कत? अब चलिए हम लोग और भी आगे चीज पढ़ेंगे, ठीक है। अब पढ़ेंगे कर्पसल, यानी रुधिराणु कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोर्ड पे जो है ना स्पेस थोड़ा कम है, हम थोड़ा मिटाएंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे, ओके। अब समझेंगे हम लोग रुधिराणु। क्या समझेंगे? रुधिराणु, जिसे कर्पसल बोलते हैं, ठीक है। एक तो हम लोगों ने प्लाज्मा भाग पढ़ लिया, प्लाज्मा भाग लिक्विड होता है, रुधिराणु क्या होता है? ठोस भाग होता है। यानी रुधिराणु क्या पढ़ेंगे? रुधिराणु, जिसे क्या पर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कर्पसल, ठीक है। इसमें बच्चों 3 भाग होता है। कितना भाग होता है? पहला तो आपका आरबीसी आता है। क्या आता है? आरबीसी। दूसरा आपका आता है डब्ल्यूबीसी। क्या आता है? डब्ल्यूबीसी। और तीसरा जो होता है ना वो आपका प्लेटलेट होता है। प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लेटलेट। आरबीसी का मतलब आप लोग जानते हैं, रेड ब्लड कर्पस्क्यूल। क्या बोलते हैं? रेड ब्लड कर्पस्क्यूल। और डब्ल्यू ब्लड, व्हाइट ब्लड कर्पस्क्यूल, और इसे प्लेटलेट बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों ने डब्ल्यूबीसी देखा है, प्लेटलेट्स देखा है, लेकिन आरबीसी में आरबीसी नहीं देखा है। आरबीसी रेडी ब्लड को तो कहते हैं आरबीसी। समझ में आ रहा है? आप देखिए, अब देखिए बच्चों, इसका बायोलॉजिकल नाम एरिथ्रोसाइट है। क्या है? एरिथ्रोसाइट है, यानी आरबीसी का बायोलॉजिकल नाम एरिथ्रोसाइट है, ठीक है। इसका ल्यूकोसाइट है, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट। और देखो प्लेटलेट्स जो है ना, इसका नाम है बायोलॉजिकल थ्रोम्बोसाइट। क्या? थ्रोम्बोसाइट। देखिए आप लोग, जो रुधिराणु है उसका कै गो भाग है? 3 गो। अब देखो, जो चाय होता है, जैसे चाय में उसका चाय पत्ती तैरता है ना, उसी प्रकार से प्लाज्मा में क्या दौड़ता है? रुधिराणु। रुधिराणु में आरबीसी दौड़ेगा, डब्ल्यूबीसी दौड़ेगा, प्लेटलेट दौड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब देखो, आरबीसी का बायोलॉजिकल नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। क्या? थ्रोम्बोसाइट। अच्छे से समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? आप लोग बोरिंग फील तो नहीं कर रहे हैं ना? सच में? अब देखो, एरिथ्रोसाइट है, हम लोग पढ़ेंगे रुधिराणु। तो रुधिराणु आरबीसी होता है, इसमें डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होता है, इसका नाम भी जान लिए। अब देखो, इसकी संख्या कितनी पाई जाती है ब्लड में? इसका पाया जाता है 50 लाख, जिसको नॉर्मल भाषा में बोले तो 5 मिलियन, ठीक है। जिसका जीवन काल होता है 120 दिन। कितना होता है? 120 डेज, ठीक है। इसका कितना होता है? 120 दिन होता है। समझ में आ रहा है? अब देखेंगे आप लोग, एक चीज होता है, इसका संख्या होता है 10,000, ठीक है, 10,000, ठीक है। इसका जीवन काल कितना होता है? 5 दिन। कितना होता है? 5 दिन या 2 दिन? 4 दिन होता है। कितना होता है? 4 दिन। इसका जीवन काल होता है 4 दिन। इसका जीवन काल होता है 4 दिन। अब देखेंगे इसका संख्या कितना होता है? 2 लाख। कितना होता है? 2 लाख।
इसका जीवन काल कितना होता है? 10 दिन। कितना होता है? 10 दिन। ठीक है, कितना होता है? 10 दिन। अब देखिएगा आप लोग, बहुत ही मजेदार यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, अब आप लोग पढ़े थे रुधिराणु कितना परसेंट होता है? ब्लड का रुधिराणु कितना परसेंट होता है? 40%। कितना होता है? 40%। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन। जब पूछा जाएगा कंपटीशन के एग्जाम में तो आप कंफ्यूज होंगे। अब पूछेगा कि ब्लड सेल में किसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है? ब्लड सेल में, ब्लड सेल में प्लाज्मा। ब्लड सेल में सबसे अधिक संख्या किसकी पाई जाती है? प्लाज्मा की। क्योंकि ब्लड का कितना परसेंट होता है? 60%। 60% भाग होता है। अब देखेंगे, अब पूछेगा रुधिराणु में सबसे अधिक किसकी संख्या होती है? आरबीसी। एरिथ्रोसाइट का। समझ में आ रहा है? दो गो क्वेश्चन क्लियर हुआ। यानी ब्लड सेल में सबसे अधिक संख्या किसकी है? प्लाज्मा की। और रुधिराणु में सबसे अधिक किसकी है? आरबीसी। समझ में आ रहा है? आरबीसी का बायोलॉजिकल नाम एरिथ्रोसाइट और इसका ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। समझ में आ रहा है? अब देखो एरिथ्रोसाइट कितना होता है? 50 लाख। सही मतलब सरल भाषा जाने तो 5 मिलियन। और दूसरा इसका जीवन का होता है 120 दिन। अब देखो ल्यूकोसाइट जो होता है कितना होता है? 10,000। इसका जीवन काल 4 दिन। यह होता है 2 लाख। इसका जीवन काल 10 दिन। अब देखना लोग, अब देखो जो डेंगू होता है ना, डेंगू जानते हैं आप लोग, सुनेंगे आप लोग कि डेंगू हो गया या किसी का क्या हो गया? टाइफाइड बुखार हो गया। एक सैल्मोनेला होता है टाइफाइड बुखार जो 3rd स्टेज पे जाता है। 2nd स्टेज पे आप लोग चेक कीजिएगा तो न्यूट्रोफिल मिलेगा। समझ में आ रहा है? न्यूट्रोफिल से वहां पे एक टाइफाइड बुखार देखने को मिलता है। 3rd स्टेज पे जाइएगा ना तो सैल्मोनेला दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? ये टाइफाइड में एक प्रकार का क्या होता है? सिम्टम होता है। समझ गए आप लोग? तो डेंगू जब मच्छर काटता है ना, पता है क्या करेगा? डेंगू मच्छर कौन से मच्छर काटने से होता है? मादा एडिस मच्छर को काटने से डेंगू बुखार होता है। अब देखो जब मच्छर काटेगा, ठीक है, जब मच्छर काटेगा, ठीक है, मादा एडिस मच्छर को काटने से क्या होता है? डेंगू होता है। क्या होता है? डेंगू होता है। ठीक है, अब डेंगू में जानते हैं क्या होता है? डेंगू में प्लेटलेटें घट जाता है। क्या होता है? प्लेटलेट ही घट जाता है। जब 2 लाख से प्लेटलेट कम होगा ना तो आप क्या होंगे? सुस्त पड़ जाएंगे, चलेंगे नहीं, ढिमलाएंगे। यानी ये स्टूडेंट लाइफ में बड़ा इफेक्ट करने वाला है आपका प्लेटलेट, आपका आरबीसी, आपका डब्ल्यूबीसी। जब तक ये सब चीज सही नहीं रहा, आपको पढ़ने की भी इच्छा होगी तो भी आप नहीं पढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखिएगा जिसका प्लेटलेट कम होगा ना कहीं ढिमलाते चलेगा। ठीक है, उसको मन करेगा ना पढ़ने का तो भी पढ़ेगा, कहेगा कमरे दर्द हो गया। समझ में आ रहा है? अब क्यों होता है? क्योंकि उसका प्लेटलेट घट गया है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? जाकर डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब मेरा प्लेटलेट कितना है बताइए। तब क्या करना पड़ेगा? ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। तो पहले प्लेटलेट जांच कराओ। ठीक है, जब ऐसा महसूस होता है तो। अब देखो 2 लाख से जब कम होगा तो आपको क्या होने लगेगा? सुस्ती आ जाएगा। आप जहां रहिएगा वहां सुस्त पड़े रहिएगा। और देखिए यहाँ पे जो ये अगर 10,000 से ल्यूकोसाइट कम होगा ना तो वहां पे आप लोग देखेंगे ज्यादा कम हो जाएगा। तो जो ल्यूकेमिया होता है एक प्रकार का कैंसर होता है, कैंसर हो जाता है। ल्यूकेमिया कैंसर होता है। अगर 10,000 से कम होता है तो 10,000 से ज्यादा कम होता है ल्यूकेमिया एक कैंसर हो जाता है डब्ल्यूबीसी के कम होने से। समझ में आ रहा है? उसके बाद से देखेंगे 50 लाख होता है, इसका भी अगर कम हो तो वहां पे देखेंगे लोगों को एनीमिया हो जाती है। समझ में आ रहा है? ब्लड का कम होता है उसी को ना एनीमिया कहते हैं। समझ गए आप लोग? अब देखो आप लोगों के मन में एक सवाल उठेगा कि जब इसका जीवन काल इतना है, जब मर जाता है तब क्या होता है? हमारी बॉडी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट नहीं रहता है? रहता है। अब देखो जब ये मर जाएगा तो फिर कहां से बनेगा? जो हड्डी के अंदर बोन मैरो है बताएं आप लोगों को। फिर बोन मैरो क्या करता है? बनाता है। फिर किसको देता है? प्लाज्मा को देता है। किसको देता है? प्लाज्मा को। प्लाज्मा ही ना लिक्विड भाग है तो सॉलिड भाग उसी में ना जाकर घुलेगा। यानी डिसॉल्व होता है किसमें? प्लेटलेट में डिसॉल्व हो जाता है। कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। समझ में आ रहा है? तो बोन मैरो क्या करता है? ये सब बनाएगा। इसको ये लोग मर जाएगा ना तो फिर बनाएगा। फिर किसको देगा? प्लाज्मा को देगा। अब प्लाज्मा फिर क्या करेगा? हमारे बॉडी में उसको पहुंचाएगा। फिर हम लोग क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो बोन मैरो का काम है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स बनाना, ब्लड का बनाना। किसका काम है? बोन मैरो का है। समझ में आ रहा है? समझ गए? आगे हम लोग पढ़ेंगे फिर।
तब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बहुत ही अच्छे से इंफॉर्मेशन, और बहुत ही फनी होगा, आप लोग बहुत ही एंजॉय करेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए सबसे पहले आरबीसी, जिसे एरिथ्रोसाइट कहते हैं, क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट कहते हैं। अब देखो इसका आकार कैसा होता है? गोलीय होता है। अब देखिए आपको आसानी से समझाने के लिए मैंने क्या बनाया है? आरबीसी। अब देखो जो ब्लड होता है ना, उसमें आरबीसी सेल ऐसा ही होता है कुछ, और इसके बीच में क्या होता है? धसा हुआ रहता है। कैसा होता है? रेड होता है। कैसा होता है? रेड होता है। तो इसका कण समझ गए कैसा होता है? गोलीय होता है। अब जब ब्लड ग्रुप पढ़िएगा ना, तो यही गोलीय वाले भाग पे इसका एंटीजन होता है। उसी एंटीजन से क्या किया जाता है? ब्लड ग्रुप देखा जाता है। देखिएगा इससे और फिगर से, दोनों से आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो जो आरबीसी है सेल, उसका आकार कैसा होता है? गोलीय। कैसा होता है? गोल। और अंदर से क्या होता है? धसा हुआ। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए इसका आकार पढ़ लिए, इसमें केंद्र नहीं होता है। जैसे न्यूक्लियर हम लोग पढ़े थे ना, डब्ल्यूबीसी में हम लोग देखे थे ना न्यूक्लियर वगैरह, तो इसमें न्यूक्लियर नहीं पाया जाता, इसीलिए यहाँ पे केंद्र इसका क्या होता है? इम्प्रेजेंट होता है, यानी जो आरबीसी होता है उसमें केंद्र नहीं होता है। इसमें क्या होता है? लाइसोसोम भी नहीं होता है। अब देखो इसमें लाइसोसोम नहीं होगा, जब ये मर जाएगा तो इसको खाएगा, खाओ को खत्म करेगा नहीं ना। लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम मतलब बीमारी वगैरह को खाने का काम करता है। समझ में आ रहा है? अब देखो लाइसोसोम इसमें होता ही नहीं, तो आरबीसी जब मरेगा तो क्या इसको खाएगा? नहीं। अब यहाँ पे काम करता है एस्प्लीन। कौन सा काम करता है? एस्प्लीन। एस्प्लीन क्या करता है? इसको मतलब जब ये मर जाता है, लाइसोसोम नहीं होता है, तो एस्प्लीन इसको क्या कर लेता है? ऑब्जर्व कर लेता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ये जो एस्प्लीन होता है हीमोग्लोबिन का कब्र कहा जाता है। इससे पहले बताया गया था ना, हीमोग्लोबिन का कब्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन, यहाँ पे देखिए जो आरबीसी होता है ना, आरबीसी जब मर जाता है तो इसमें लाइसोसोम नहीं होता है, इसको खा नहीं पाता है, तो वो कौन अवशोषित करता है? एस्प्लीन अवशोषित कर लेता है। समझ में आ रहा है? समझ गए आप लोग? अब देखिए आप लोग, आरबीसी में तो हीमोग्लोबिन होता है ना, जिसके कारण से कौन ऑब्जर्व करता है? एस्प्लीन ऑब्जर्व करता है। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? यानी हीमोग्लोबिन का कर्ब, यानी आरबीसी का कब्र किसको कहा जाता है? एस्प्लीन को। समझ में आ रहा है? यानी कब्र को किसको कहा जाता है? एस्प्लीन को। आरबीसी का कब्र क्या है? एस्प्लीन। अब देखो लाइसोसोम भी समझ लिए। अब देखिए आरबीसी में हमारा क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में हमारा क्या होता है? आयरन। समझ में आ रहा है? हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन। आप लोगों ने पीछे ही पढ़ लिया है, समझ गए आप लोग? अब देखिए कमी से, यानी जब आरबीसी की कमी होगा तो क्या होगा? एनीमिया। अब देखिए आरबीसी का सबसे अच्छा स्रोत, यानी हीमोग्लोबिन पूरा करने का सबसे बढ़िया स्रोत है पालक। अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम है, आप पालक का क्या बना सकते हैं? सूप बना सकते हैं, सूप पी सकते हैं, पालक का जूस पी सकते हैं, पालक का सब्जी खा सकते हैं। वो आपके आयरन को क्या करता है? बढ़ाता है। जब आयरन बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन अपने आप बढ़ जाएगा। तो जिस व्यक्ति को भी हीमोग्लोबिन कम है, उसको पालक का जूस दीजिए, पालक का सूप दीजिए, पालक का सब्जी खिलाइए, वो बहुत ही जल्दी कवर कर जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखिए समझ गए आप लोग? तो सबसे बड़ा आयरन का स्रोत कौन है? पालक। कौन है? पालक। समझ गए आप लोग? इसके कमी से क्या होता है? एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है कि ब्लड कम हो जाना। ब्लड जो होता है ना आपका, हीमोग्लोबिन कितना? मेल में 14 ग्राम और फीमेल में 13 ग्राम। अगर उससे कम होता है ना, तब क्या हो जाता है? एनीमिया। और ये कोई बीमारी नहीं है। ब्लड क्या होता है? ब्लड का घटना और बढ़ना। समझ में आ रहा है? ये चीज होता है। अगर आप सही से पोषण नहीं लेंगे, पोषक पदार्थ आप सही से नहीं खाएंगे, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सही से नहीं लेंगे जो आपके बॉडी को चाहिए, जब आप नहीं खाएंगे तो ब्लड तो कम होगा ही ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। तो खान पान पर भी असर करता है कौन? ब्लड। एनीमिया। समझ में आ रहा है? ये सब चीज हो गया। अब पढ़ेंगे देखिए डब्ल्यूबीसी, इसमें बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। उस दिन आप लोगों ने माइक्रोस्कोप में देखा बबल्स टाइप का उल्टा उल्टा, जैसे मन कर रहा है वैसा आकार बन रहा है ना। यानी इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है, और देखेंगे इसमें क्या होता है? केंद्र होता है। इसमें केंद्र यानी न्यूक्लियर। ठीक है, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर होता है। क्या चीज होता है? न्यूक्लियर। अब देखिए बच्चों, ठीक है, अब देखिए बच्चों, समझ में आ रहा है? यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। यानी केंद्र होता है, तो इससे हम लोग डीएनए वगैरह चेक कर लेंगे। जहां न्यूक्लियर रहेगा ना, हम बाल से डीएनए चेक कर सकते हैं, नाखून से कर सकते हैं। सब में क्या होता है? न्यूक्लियर होता है, केंद्र होता है।
लेकिन यहाँ पे देखिए आरबीसी में केंद्र नहीं होता, हम आरबीसी से कभी डीएनए चेक नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है। हम जब कर सकते हैं डब्ल्यूबीसी से कर सकते हैं, डब्ल्यूबीसी में केंद्र होता है, न्यूक्लियर होता है, समझ में आ रहा है, समझ गए आप लोग। और दूसरा देखिएगा, डब्ल्यूबीसी में इतना सारा फंक्शन है, समझ में आ रहा है। हमने बताया था उसमें एक चीज और है, यहाँ पे देखिए इसमें एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या करता है, रक्षा करता है। और यहाँ पे लिम्फोसाइट वो टी सेल में होता है, टी के आकार का होता है, उसी इसीलिए उसे टी सेल बोलते हैं, इस प्रकार का होता है, ठीक है। कैसा होता है, इस प्रकार का, कैसा होता है, ऐसा होता है, यानी टी के आकार का होता है, इसीलिए उसे टी सेल बोलते हैं, किसको, लिम्फोसाइट का। इसमें मोनोसाइट भी होता है, न्यूट्रोफिल भी होता है, और भी एक दो चीज होता है, समझ में आ गया। अब देखिए सबसे मेन कार्य क्या है डब्ल्यूबीसी का, यहाँ पे देखिए, अब देखिए एंटीबॉडी है ना डब्ल्यूबीसी में होता है, किसमें होता है, डब्ल्यूबीसी में। वो एंटीबॉडी ना हमारे बॉडी में एक लेंस लगाए बैठे रहता है, क्या करता है, लेंस लगाए। अब इधर से क्या होता है, इधर से कोई वायरस प्रवेशित किया, रे ते कहाँ चल रहा है रे, अब मतलब उसको देखता है, देखेगा तू कहाँ आ गया, अब वो सोचेगा उसे क्या करेंगे, फाइट करेंगे, यानी एंटीबॉडी क्या करता है, फाइट करता है। अब सोचेगा उससे फाइट करेगा, अब वो डर जाता है, क्या करता है, अरे बाप रे हम इससे डरेंगे तो हम ही को कहीं मार देगा, तो यानी जो एंटीबॉडी है वो क्या हो जाता है, डर जाता है, कहता है कि नहीं नहीं अकेले लड़ेंगे तो कहीं क्या हो जाएंगे, हम ही मर गए। अब जाएगा कहेगा लिम्फोसाइट चाचा उठिए, जल्दी उठिए, कौन आ गया है, कोरोना वायरस आ गया है, समझ रहे हैं समझ रहे हैं आप लोग। यानी वो एंटीबॉडी है जाकर किसको एक्टिव करता है, लिम्फोसाइट को, कहेगा उठिए उठिए जल्दी, इधर से वायरस आ गया, क्या करना है, मारना है। अब जाएगा लिम्फोसाइट, कहेगा चलो तो देखते हैं, अब जाएगा उसको क्या करेगा, मार देगा, अब मारेगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, कहेगा बड़ा आया था तुम मेरे इलाके में, अब चलो कहाँ जाता है। अब दोनों मिलकर क्या कर दिए, मार दिए। अब देखो एंटीबॉडी उसको देखा कि तुम इधर कहाँ से आ गया, और जाकर किसको एक्टिव किया, लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट क्या किया, तू बड़ा मेरे इलाका में घूम रहा है, चलो तुमको क्या कर देते हैं, खत्म ही कर देते हैं। और जब ये खत्म कर देगा तो कहेगा, आएगा मोनोसाइट चाचा हम आपके लिए भोजन बना दिए हैं, यानी हमने वायरस को मार दिया, आप चलिए खा लीजिए। यानी कौन खाता है, मोनोसाइट, कौन खाता है, मोनोसाइट। अब देखो ये अपने चचा को बुलाया, ये अपने चचा को बुलाता है, समझ में आ रहा है। अब देखो एंटीबॉडी लेंस लगाए बैठे रहता है, मतलब एंटीबॉडी रक्षा करता है ब्लड में, समझ में आ रहा है। अब कोई घुसेगा कहेगा रे तू कहाँ घूम रहा है, इधर मेरे इलाके में। अब वो जाकर लिम्फोसाइट को एक्टिव करता है, और लिम्फोसाइट कहता है कि चलो तुमको खलासी कर देते हैं, अब उसको मार देता है। अब जाएगा तो कहेगा मोनोसाइट चाचा आइए खा लीजिए, हम लोगों ने आपके लिए क्या कर दिया है, भोजन बना दिया, मजा आया। अब देखिए तो एंटीबॉडी रक्षा करता है, और लिम्फोसाइट क्या करता है, वायरस को मारने का काम करता है, और मोनोसाइट उसको खाने का काम करता है। अब खाएगा तो बड़ा होगा ही, समझ में आ रहा है, तो उसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है, समझ में आ रहा है। तो ये सब का कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे प्लेटलेट्स जो है वो उसका आकार कैसा होता है, उत्तल लेंस का, ठीक है, उत्तल यानी कनकेव, समझ में आ रहा है, उत्तल यानी कनकेव, अंदर से क्या हो, धसा हुआ हो, ठीक है, अंदर से धसा हुआ हो, ठीक है, यानी उत्तल लेंस क्या हो, कनकेव हो, ठीक है, यानी अंदर से क्या हुआ हो, धसा हुआ हो, समझ में आ रहा है। यानी जो प्लेटलेट्स होता है उसका आकार क्या होता है, उत्तल लेंस के आकार का। आप लोग देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसका आकार उत्तल लेंस के जैसा, इसमें क्या पाया जाता है, केंद्र भी पाया जाता है, यानी इससे हम लोग डब्ल्यूबीसी चेक कर सकते हैं, सॉरी इससे हम लोग डीएनए चेक कर सकते हैं, जिसमें केंद्र है, न्यूक्लियर है, उससे हम लोग डीएनए चेक कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे प्लेटलेट्स की कमी से आदमी को सुस्ती पड़ जाती है। ये कब होता है, जब डेंगू किसी को हो जाए, टाइफाइड बुखार हो जाए, उसमें प्लेटलेट ही घटता है तो हमारी बॉडी का तापमान क्या हो जाता है, अधिक बढ़ जाता है, समझ में आ रहा है। अब ये कैसा होता है, जब प्लेटलेट को इफेक्ट कर देगा तो इफेक्ट करेगा तो जाकर फिर क्या करेगा, स्प्लीन को इफेक्ट करने लगता है, स्प्लीन इफेक्टेड होगा तो ब्लड इफेक्टेड हो जाता है, ब्लड इफेक्टेड होगा तो हमारे शरीर का तापमान बिगड़ता है, फिर हम लोग क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, समझ में आ रहा है। ये सब चीज होता है, सुस्ती पड़ जाता है, यानी अब कोई रहेगा कहीं बेहोश हो जाएगा, गिर जाएगा, इसका मतलब होता है प्लेटलेट्स की कमी। जो ज्यादा बेहोश होता है ना उसका प्लेटलेट देखना चाहिए। अगर प्लेटलेट्स कितना 2 लाख से कम हो जाए तो आप क्या हो सकते हैं, कहीं बेहोश हो सकते हैं। ये प्लेटलेट है ना, अगर डेंगू काट लेता 40,000 50,000 तक आकर रुक जाता है, सोचिए एक के बाद 1 लाख 1.5 लाख कम हो जाता है, तो आदमी जिंदा रहेगा नहीं, उसकी मौत भी हो सकती है। उसका सबसे अच्छा उपाय है गिलोय वट्टी खाइए, उससे प्लेटलेट बढ़ेगा। प्लस में आप पपीता का पत्ता का जूस पीजिए, उसमें प्लेटलेट की मात्रा अधिक होती है, वो भी प्लेटलेट बढ़ाने का काम करेगा। और प्लस में
देहात में बकरी का जो दूध होता है उस दूध को पिलाइए तो भी प्लेटलेट बढ़ेगा, और उसके बाद से वो मनुष्य का प्लेटलेट बढ़ जाएगा तो क्या हो सकता है, ठीक हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। और प्लेटलेट ज्यादा कम हो जाए तो इंसान की मौत भी हो सकती है। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप, यानी व्हाट इज द मीन बाय ब्लड ग्रुप। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप, यानी आप लोग जो ब्लड जानते हैं बहुत सारा प्रकार का आपके पास लिया जाता है, ए बी पॉजिटिव, ओ ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव। ये सारे ब्लड का जो ग्रुप होता है आपके सिर पे भूत सवार हुआ है कि मतलब ये होता कैसे है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, असल में ग्रुप को किस प्रकार से जांच किया जाता है, तो हम लोगों को समझना है ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप को समझाने के लिए हम लोगों ने फिगर बनाया है जो क्लास 12 की निकिता कुमारी बनाई है और जो काफी मेहनत की हुई है। तो आशा है कि आप लोग उनका मेहनत वेस्ट नहीं जाने देंगे, ठीक है। इसको अच्छे से समझेंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे, ठीक है। तो ये बच्ची जो है इतना ज्यादा मेहनत की हुई है, मुझे काफी पसंद आया, मतलब इससे समझाने में बहुत ही आसानी भी होगा। यानी टैलेंट जो है, टैलेंट को हमेशा बाहर निकालना चाहिए, है ना। तो देखिए आप जब इस प्रकार से जब ये मेहनत कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। अब आज के बाद आप लोग का ब्लड ग्रुप क्या है उसके हिसाब से आप इस चीज को ड्रॉ भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए इस सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप, ठीक है। ब्लड ग्रुप को चेक करने के लिए क्या चाहिए, ब्लड चाहिए, क्या चाहिए, ब्लड। अब देखिए बच्चों ब्लड में दो चीज लिया जाता है, एक प्लाज्मा लिया जाता है, दूसरा आरबीसी। आरबीसी ही से ही क्या किया जाता है, ब्लड को टेस्ट किया जाता है और टेस्ट करके ग्रुप बनाया जाता है। पता है क्या करता है, जाइएगा लो, जो ब्लड ग्रुप को चेक करने के लिए 2-3 मिनट का काम है बस। ब्लड लीजिए, स्लाइड पे ऐसे घिसिए और क्या कीजिए, माइक्रोस्कोप में रख कर देख लीजिए, और नहीं तो एंटीसीरा ए, एंटीसीरा बी, एंटीसीरा डी केमिकल लीजिए, एंटीजन और एंटीबॉडी में रिएक्शन कराइए, एग्लूटिनेशन कराइए और उसके बाद से देख लीजिए। समझ में आ रहा है, एक चीज देखिएगा। तो ब्लड को जो ब्लड ग्रुप देखना होता है तो एक तो प्लाज्मा, दूसरा आरबीसी। क्योंकि देखो आरबीसी में एंटीजन होता है, क्या होता है, एंटीजन, एंटीजन ए और एंटीजन बी होता है। और यहाँ पे प्लाज्मा होता है, इसमें एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। अब जानते हैं आप लोग प्लाज्मा में एंटीबॉडी उपस्थित है, तो एंटीबॉडी क्या करता है, हमारी बॉडी को रक्षा करता है। समझ में आ रहा है, हमारी बॉडी को कौन रक्षा करता है, एंटीबॉडी। कौन सा, एंटीबॉडी। अब देखो इसमें एंटीबॉडी है जिसको हम लोग स्मॉल ए और बी, यानी समझ में आ रहा है, इसको एंटीजन को कैपिटल ए कैपिटल बी से दर्शाते हैं। समझ में आ रहा है। अब देखिए जो एंटीबॉडी है ना उसका आकार कुछ इस प्रकार का होता है, यानी उसका जो चित्र होता है इस प्रकार का होता है, शेप इसका इस प्रकार का होता है। लेकिन जब एंटीजन एंटीबॉडी को दिखाना होता है, ग्रुप दिखाना होता है, तो इसको एक एक शेप को लेकर समझाया जाता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इसका शेप कुछ इस प्रकार से, इसमें सब में क्या किया गया है, अलग अलग उसको निकाल कर रख दिया गया है। कुछ वाई के आकार का होता है, ठीक है, जो ABCD में पढ़े ना वाई उसके आकार का होता है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग आरबीसी लेते हैं। आरबीसी का सेल कैसा होता है, गोल, पढ़ाए थे। आरबीसी का सेल गोल होता है, बीच में धंसा हुआ रहता है, और आरबीसी के सेल जो होता है ना इसके चारों तरफ पाया जाता है क्या, एंटीजन। एंटीजन को ही हम लोग ए और बी के नाम से दर्शाते हैं। जिसमें एंटीजन उपस्थित नहीं हो उसे ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं, ठीक है। एंटीजन के तौर पे ही ब्लड को क्लासिफाइड किया गया है, ए बी ओ बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए नेगेटिव। समझ में आ रहा है, यानी एंटीजन के तौर पे ही किया गया है। अब देखो ये आरबीसी सेल, ये गोलीय है ना, देखिएगा लो, ब्लड ग्रुप ए देखना है इसके बाद, तो ब्लड ग्रुप ए देखिएगा लो, तो ये देखिए हमारा ये आरबीसी है, ये क्या है, आरबीसी। आरबीसी में देखो ए, जब ब्लड ग्रुप ए है ना तो ए को लिखने के लिए क्या कीजिएगा, आप इस प्रकार से लिखिएगा, तब नहीं इसमें क्या कीजिएगा, लाइन खींचिएगा तब ना ए बनेगा। तो देखो जो आरबीसी के सेल पे जो त्रिभुजाकार, ये देखा ना त्रिभुजाकार जो आकार दिखा, तो ये किसमें होता है, ए में होता है। अब देखो ए से ए का ही शेप बना हुआ है इसके शेप पे, ठीक है। और इसमें जो एंटीबॉडी होगा ना, एंटीबॉडी क्या करता है, ब्लड को रक्षा करता है ब्लड में, है ना, बताया था ना अभी पीछे। तो यानी एंटीबॉडी इसमें रहता है ना, वो बी होता है। अब देखो बी लिखने के लिए इस तरीके से कर्व लिखते हैं ना आप लोग, तो इसके एंटीबॉडी में देखिएगा आप लोग कर्व है, ये देख रहे हैं आप लोग, एंटीबॉडी में क्या है, कर्व है। अब देखिए ऐसा क्यों है, अब देखिए
अब ब्लड सेल होगा तो उसमें एंटीबॉडी रहना जरूरी है कि नहीं। अब ब्लड ए ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी है, बी है। अब देखो इसमें गोलियां इसलिए है क्योंकि देखो ये आकर इसमें फंसे नहीं। अगर मान लो कि इस प्रकार से रहता तो ये किसमें आकर फंस जाता, इसमें फंस जाता। अब जब एंटीबॉडी एंटीजन फंस जाएगा तो ब्लड आगे जाएगा, ब्लड का फ्लो होगा, नहीं होगा। जब ब्लड बॉडी में फ्लो नहीं होगा इंसान मर सकता है कि नहीं मर सकता है, मर सकता है। इसीलिए किसी का भी ब्लड किसी में नहीं चढ़ाया जाता है, देखकर चढ़ाया जाता है, किसी में हम चढ़ाएंगे नहीं चढ़ाएंगे। अब देख आप सोच सकते हैं, अब देखो जब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जब ए को बी वाला ब्लड दे देंगे ना तो ये वाला इसका एंटीजन इसके एंटीबॉडी में फंस जाएगा, इसका एंटीजन किसके बॉडी में फंस जाएगा, इसके बॉडी में फंस जाएगा। क्योंकि देखो इसका आकार कैसा है, ए वाला का आकार है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है। इसमें देखो इसका एंटीजन क्या है, ए वाले आकार का है। अब ये वाला किस में फंस जाएगा, इसमें, और ये वाला किस में फंस जाएगा, इसमें। अब दोनों एक दूसरे से ऐसे फंस गए तो ब्लड सर्कुलेशन होगा, नहीं होगा ना। तो वहां पे इंसान की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। समझ में आ रहा है। इसीलिए किसी का भी ब्लड किसी में नहीं चढ़ाया जाता है, देख कर चढ़ाया जाता है। समझ में आ रहा है। इसीलिए ओ नेगेटिव को क्या कहा जाता है, सर्वदाता, जो क्या करते हैं देते हैं, डोनर कहते हैं। ओ जो नेगेटिव होता है, ओ नेगेटिव को हम डोनर कहते हैं। ओ नेगेटिव जो होता है इसको डोनर कहते हैं। ठीक है, ये सबको दे देता है। ठीक है, ओ नेगेटिव को हम डोनर कहते हैं। इसको अच्छे से बताएंगे, इसको अच्छे से अभी बताएंगे। ओके, अब देखिए तो ये इसमें फंस जाएगा क्योंकि देखिए जब ब्लड ग्रुप ए रहेगा तो इसके WBC सेल, सॉरी RBC सेल है, ये गोल है, इस पे एंटीजन जो है वो कैसा है, ए के आकार का है, और उसका एंटीबॉडी है जो कर्व अंदर की तरफ धंसा हुआ है। और देखेंगे जब बी लेंगे तो बी लिखने के लिए कैसा होता है, ऐसे लिखते हैं ना कर्व करके, तो इसके सरफेस पे क्या होगा, गोली आकार रहेगा। समझ में आ रहा है। यानी इसके RBC जो हम लोग रेड ब्लड सेल लेंगे तो उसका अगर ब्लड ग्रुप लिखेंगे तो इस पे कौन सा कर्व होगा, गोलीय होगा। समझ में आ रहा है। और इसका एंटीबॉडी जो होगा वो क्या होगा, ए क्या कर ए होगा। समझ में आ रहा है, अंदर की तरफ धंसा हुआ। समझ में आ रहा है। ए को लिखने के लिए वैसे ना करते हैं। और ए बी लेंगे, ए बी का मतलब है ए में देखो हाई है, बी में क्या है, ये है, तो ए बी में तो दोनों होगा ना। अब देखो सबसे बड़ा काम ये चीज है, आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसका एंटीबॉडी गायब है, इसका एंटीबॉडी नहीं ना है। अब देखिए एंटीबॉडी क्यों नहीं है। अब देखो ये एंटीबॉडी लेते हैं तो ये किस में फंस जाएगा, इसमें, और ये एंटीबॉडी लेते हैं किस में फंस जाएगा, इसमें। अब जब दोनों एंटीबॉडी एंटीजन फंस जाएंगे तो ब्लड आदमी जीवित रहेगा नहीं। तो गॉड ने ऐसा बनाया है कि जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें एंटीबॉडी गायब रहता है। क्या रहता है, एंटीबॉडी गायब रहता है। समझ में आ रहा है। तो ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद से देखिए ब्लड ग्रुप ओ का मतलब होता है जिसमें, मतलब देखो जिसके सरफेस पे कुछ हुआ नहीं हो, ना ए हो ना बी हो, वो पूरा न्यूट्रल जीरो, मानिए तो शून्य ये ब्लड ग्रुप कहा जाता है। शून्य ब्लड ग्रुप को ही हम लोग ओ के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है। क्यों होता है, क्योंकि इसके सरफेस पे कोई आकार नहीं होता है। अब देखो ये पूरा सपाट होता है ओ ब्लड ग्रुप, इसमें एंटीबॉडी दोनों होता है क्योंकि इसमें तो इसके सरफेस पे कुछ हो नहीं है। क्या फंसेगा इसका एंटीबॉडी, इसका सरफेस सपाट है इसीलिए इसमें एंटीबॉडी दोनों होता है। अब देखो इसके एंटीबॉडी दोनों होता है, इसमें कोई एंटीजन नहीं है, किसी से नहीं फंसेगा। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा ब्लड ग्रुप ओ हुआ। ठीक है, ये सब चीज तो समझ गए। अब इस प्रकार से तो बढ़िया से समझ गए हम लोग। लेकिन लैंडस्टील और वीर थे दोनों वैज्ञानिक ने फिर चर्चा किया और बंदरों से उन लोगों ने जब टेस्ट किया तो एक चीज देखा, ठीक है, कि इस प्रकार से हम लोग आकार देखना है, इससे भी अलग आकार आ रहा है जिसे चौकोर आकार कहते हैं। कुछ इस प्रकार से सरफेस पे आकार आ रहा था। ठीक है, ये सरफेस पे किस प्रकार का आ रहा था आकार, कुछ इस प्रकार से आ रहा था। तो कौन से वैज्ञानिक किए थे, लैंडस्टील और वीर दोनों मिलकर। ठीक है, तो देखो ये सारे ब्लड ग्रुप को देखने के बाद, ठीक है, जब ये सारे ब्लड ग्रुप देख लिया गया तब देखा गया रिसस फैक्टर। रिसस फैक्टर बना है रिसस बंदरों से। रिसस एक बंदर का नाम है जिसका मुंह क्या होता है, लाल होता है। कैसा होता है, लाल, जो मनुष्य की तरह दिखते हैं थोड़ा। समझ में आ रहा है, वो रिसस बंदर है। रिसस बंदर से ही रिसस फैक्टर बना। वही चीज बताता है पॉजिटिव और नेगेटिव आपके ब्लड को। बाकी ब्लड ग्रुप होता है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाने के लिए क्या चाहिए, रिसस चाहिए। समझ में आ रहा है, रिसस
यानी चौकोर आकार चाहिए, जिसमें ये चौकोर आकार, अगर उसमें लिख देना, अगर ए में चौकोर आकार यहाँ पे लाकर रख दे तो ए पॉजिटिव, बी में रख दे तो बी पॉजिटिव, ए बी में रख दे तो ए बी पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? तो वैज्ञानिक आए एक, देखो लैंडस्टीर और वीर, ठीक है, लैंडस्टीर और वीर, दो वैज्ञानिक हैं। दोनों ने क्या किया, ये रिसर्च फैक्टर बनाया। यहां पे ध्यान से देखेंगे आप लोग, यानी इन लोगों ने बंदरों पे परीक्षण करके देखा कि अरे इस सब पे वैसा आकार ना होकर के, वैसा एंटीजन नहीं दिखाई देकर, इस सब का ऐसे क्यों दिखाई दे रहा है, यानी ऐसा क्यों है, ये चौकोर वाला आकार क्यों है। तो यही चौकोर वाला आकार बाद में इन लोगों ने बताया, इसे रिसर्च पॉजिटिव कहते हैं, यानी RH पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, रिसर्च पॉजिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, रिसर्च पॉजिटिव, जिसे RH से दर्शाया जाता है। अब देखो यहाँ पे देखिए, रिसर्च फैक्टर में एक होता है पॉजिटिव, दूसरा आता है नेगेटिव, जिसमें देखो, जिसमें ये वाला भाग प्रेजेंट होगा, यानी आरबीसी जो है, आरबीसी के सरफेस पे जो चौकोर आकार बना रहेगा। अब देखो एक चीज बताना लो, ये ओ ब्लड ग्रुप यहाँ पे ओ था, जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों है? अब देखना, ये ब्लड ग्रुप ओ है, इसमें क्या है, रिसस चौकोर है। क्या है, रिसस चौकोर है, एंटीजन है, सॉरी दोनों यहाँ पे एंटीबॉडी है। समझ आ रहा है, इसमें एंटीजन तो नहीं होता है। अब देखो रिसस चौकोर है, एंटीबॉडी है, तो हम कह सकते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ओ पॉजिटिव। क्या होगा, ओ पॉजिटिव। अब देखो बायोलॉजी में मतलब होता है, जिस चीज को आप चेक कर रहे हैं वो चीज हो गया तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। समझ गए आप लोग? अब ब्लड ग्रुप चेक कीजिएगा माइक्रोस्कोप में, जिस सरफेस पे, अगर AB के सरफेस पे देखो, ए का कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, इसमें इस प्रकार से चौकोर लाइन है, इसमें त्रिभुजाकार है। अब इसमें क्या आ जाए, चौकोर आ जाए। ठीक है, इसमें क्या आ जाए, चौकोर आ जाए। ठीक है, यानी इस प्रकार से आ जाए, चौकोर आ जाए, तो हम कह सकते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए पॉजिटिव। ठीक है, अगर AB वाला में चौकोर आ जाए तो AB पॉजिटिव, O में आ जाए तो O पॉजिटिव, B में आ जाए तो, समझ आ रहा है? तो पॉजिटिव नेगेटिव कहां से बनाया गया, रिसस फैक्टर से, जो रिसस नामक बंदरों से क्या किया गया था, प्रैक्टिकल करके, यानी उनका टेस्ट करके, बहुत सारे बंदरों का टेस्ट किया गया, उनमें एक सरफेस पे पाया गया ये वाला आकार। ठीक है, उनके आरबीसी पे ये वाला आकार था, इसी के हिसाब से बना रिसर्च फैक्टर। ठीक है, यानी किस प्रकार से ब्लड जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चढ़ा दोगे तो मर जाएगा आदमी, मरेगा कि नहीं मरेगा? अब देखो यहाँ पे ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, अगर बी पॉजिटिव इसमें चढ़ा दिया, बी पॉजिटिव चढ़ाओगे तो सबसे पहले इसका एंटीबॉडी आकर किस में फंसेगा, एंटीजन में। इसका एंटीबॉडी किस में फंसेगा, इसके एंटीजन में। अब दोनों फंसेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं होगा, थक्का बन जाएगा, तो आदमी की डेथ भी हो सकती है। समझ में आ रहा है? ये सब चीज था, आसानी से समझे लोग नहीं, फिगर से समझ गए आप लोग? अब हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे और RH फैक्टर को समझेंगे, किस प्रकार से ब्लड पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ब्लड ग्रुप को देखने के लिए दो तरीका होता है, एक एग्लूटिनेशन होता है और दूसरा होता है, आप स्लाइड पे उसको देख सकते हैं। ठीक है, दोनों स्लाइड पे ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक एग्लूटिनेशन होता है जिसमें एंटीसीरा ए, एंटीसीरा बी, एंटीसीरा डी केमिकल प्रयोग किया जाता है, और दूसरा जो होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में रखकर उसको सरफेस को दिखाते हैं, उसके सरफेस पे कौन सा एंटीजन है और उसमें कौन सा एंटीबॉडी है, आसानी से देख सकते हैं। ओके, डॉक्टर इसी प्रकार से देखते हैं। तो आप लोग देखेंगे RH फैक्टर के बारे में, जैसे मैंने बताया कि जिसपे ये चौकोर वाला आकार बना रहेगा वो चीज पॉजिटिव होगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये O है, इसमें ये चौकोर वाला बना है तो ये O पॉजिटिव हुआ। इसमें देखेंगे आप लोग, इस पे चौकोर वाला नहीं होगा तो ये कौन सा होगा, O नेगेटिव होगा। एक चीज और देखें आप लोग, इस फिगर में इसमें A वाला भी आकार बना है, एंटीजन A वाला भी है और चौकोर वाला भी है, तो इसको क्या कहेंगे, A पॉजिटिव कहेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे B वाला भी है, चौकोर वाला भी है, तो इसे क्या कहेंगे, B पॉजिटिव कहेंगे। इसमें A वाला भी है, B वाला भी है, चौकोर वाला भी है, क्या कहेंगे, AB पॉजिटिव। अब देखो इसी के आधार पे क्या बनाया गया है, डोनर और क्या
एक्सेप्टेड, जो एक्सेप्ट करता है किसी भी प्रकार के ब्लड को और किसी भी प्रकार को मतलब कोई भी ब्लड ग्रुप है उसको देता है। तो ओ नेगेटिव आप लोग नोट कर लेंगे, लिखने का थोड़ा जगह कम है। ओ नेगेटिव को क्या कहा जाता है? डोनर कहा जाता है, यानी सर्वदाता, यानी ये सबको ब्लड दे सकता है। कौन? ओ नेगेटिव। और देखिए ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ग्राही। यानी सर्वग्राही क्यों होता है? क्योंकि इसके पास एंटीजन, एंटीबॉडी, RH चौकोर सब होता है। ये सोचता है तुम आओ मैं तुमसे फड़िया लूंगा, बस मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। यानी ए बी पॉजिटिव को हम लोग ग्राही कहते हैं और ओ नेगेटिव को क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं। किसी को दे सकता है, क्योंकि देखो ओ नेगेटिव पे ना ही चौकोर वाला ये होगा, ना ही उसमें एंटीबॉडी पाएगा। एंटीबॉडी होता ही नहीं है, ठीक है। अब एंटीबॉडी नहीं होगा तो किसी को दोगे तो जाकर किसी में नहीं ना फंसेगा। अभी सबके पास एंटीबॉडी है, इसमें दोगे तो इसमें प्रॉब्लम, इसको दोगे तो इसमें प्रॉब्लम। अब वो वाला में उसके सरफेस पे कोई क्या होता है? कोई चीज नहीं होता है, वो पूरा सपाट होता है, उसके साथ एंटीबॉडी भी नहीं होता है। वो किसी को दे दो, समझ में आ रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है? ओ नेगेटिव को सर्वदाता कहते हैं, ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही कहते हैं। एक बात और आप लोग समझ लीजिए, एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज है RH फैक्टर में, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आता है RH फैक्टर में। RH पॉज करो ना 1 मिनट, बोर्ड। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है RH फैक्टर में एक चीज, जो RH होता है ना, RH पॉजिटिव और नेगेटिव देखा जाता है। 2 चीज होता है ना, अगर मेल में पॉजिटिव है और फीमेल में नेगेटिव है, ठीक है, फीमेल में नेगेटिव है, मेल में पॉजिटिव है। जब ये दोनों को एक साथ शादी कर दिया जाए, जब इसके बच्चा जो होगा तो फर्स्ट बच्चा जो होगा ना उसको बचने का चांस होगा, बाकी जो बच्चा होगा वो पेट के अंदर ही मर जाएगा। ऐसा क्यों होता है? देखो ये बहुत ज्यादा जो मेल का होता है ना, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये कि जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम में क्या करता है, ये बहुत ही तेजी से एक्टिव होता है और उसको RBC सेल को ब्लॉक कर देता है। जब RBC बचेगा ही नहीं तो क्या बच्चा बचेगा? मर जाएगा। इसको बचाने के लिए प्रीमेच्योर डिलीवरी करा दी जाती है, यानी बच्चा का समय पूरने से पहले, यानी 9 माह या 8 माह का, 9 माह से पहले, 8 माह, 7 माह, 6 माह का बच्चा ऑपरेशन के जरिए क्या किया जाता है? जन्म उसको करा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ताकि बच्चा मरे नहीं। जब उसका झिल्ली फटता है ना, उसी टाइम में इसका मेल का जो होता है ना RH क्या हो जाता है? ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इस बीमारी को हम लोग कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं, ठीक है। इस बीमारी का नाम क्या है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं, ठीक है। यानी मेल में अधिक हो, मेल में पॉजिटिव हो, फीमेल में नेगेटिव हो। एक बच्चा के बाद उसका बच्चा क्या होता है? मर जाता है। मतलब जब भी उसका गर्भ ठहरेगा फिर क्या हो जाएगा? पेट में जो बच्चा होगा वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। यानी इसको हम लोगों को क्या करना चाहिए? डॉक्टर से मिलना चाहिए या प्रीमेच्योर इसका डिलीवरी कराना चाहिए, तब जाकर आप बच्चों को बचा सकते हैं, अन्यथा बच्चों को नहीं बचा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे यानी RH फैक्टर में ब्लड को टेस्ट करके किस प्रकार से हम कह सकते हैं, स्लाइड के जरिए टेस्ट करेंगे। तो हमने A, B, D इसलिए लिया है क्योंकि हम एंटीसीरा A, B, एंटीसीरा D हम क्या करेंगे? केमिकल बताएंगे। तो हमारा D होता है जो RH को बताता है, पॉजिटिव और नेगेटिव को बताता है। तो आप यहाँ पे देखिए, जब हम केमिकल डालते हैं तो एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच क्या होता है? एग्लूटिनेशन होता है, दोनों के बीच रिएक्शन होता है और क्या होता है? ब्लड जो होता है फट जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे दूध फटते हुए देखें आप लोग, दूध से प्रोटीन अलग हो जाता है ना, उसी प्रकार से ब्लड से RBC क्या होता है? प्लाज्मा और RBC क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तब देखो A फटा, B फटा और D भी फटा, तीनों फट गया तो उसे A पॉजिटिव कहेंगे। तीनों ब्लड अगर फट गया तो क्या कहेंगे? AB पॉजिटिव। अब देखो A फटा, B नहीं फटा, D फटा। A फटा
और डी फटा, डी हमें पॉजिटिव और नेगेटिव बताता है, तो ए पॉजिटिव होगा। अब देखिए ए नहीं फटा, बी फटा, डी फटा, तो क्या बनेगा? बी पॉजिटिव बनेगा। अब देखेंगे ए फटा, बी नहीं फटा, डी भी नहीं फटा, तो ए नेगेटिव। इसी प्रकार से हम पूरे ब्लड को देखते हैं। उसके बाद से लास्ट में देखेंगे ए नहीं फटेगा, बी नहीं फटेगा, केवल डी फटेगा, तो डी फटेगा तो ओ पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे देखिए ए बी और ए भी फटेगा, ए भी फटेगा और डी नहीं फटेगा, तो ए भी नेगेटिव। इसी प्रकार से हम लोग पूरा ब्लड को क्या करते हैं, अच्छे से समझते हैं। इसके लिए मैंने 4 बच्चों को बुलाया है, अभी मैं बुलाऊंगी। फर्स्ट निकिता, सेकंड मुस्कान, थर्ड विशाल और पूनम। कम हियर, ओके। मुझे ब्लड लेना है और स्लाइड पे चेक करके देखना है कि इन बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या है, क्या एग्लूटिनेशन होता है या नहीं होता है, ओके। तो फर्स्ट मैं निकिता कुमारी का क्या करूंगी, ब्लड निकालूंगी, ओके। फर्स्ट इसे क्या करना पड़ेगा, फिंगर को साफ करना पड़ेगा, क्लीन, ओके। मैंने स्प्रिट से क्लीन किया। और सेकंड मुझे क्या करना पड़ेगा, नीडल लेना पड़ेगा, ठीक है। अब फर्स्ट वाला ब्लड क्या करेंगे हम लोग, पोंछ लेंगे। अब लेंगे, ठीक है, ऐसे कीजिए। एक स्लाइड पे एक बूंद, दूसरे स्लाइड पे एक बूंद और तीसरे स्लाइड पर भी एक बूंद ही लेंगे, ठीक है। बस ज्यादा ब्लड नहीं लगा। आप साइड में रख जाइए। देखिए यहाँ पे, अब देखिए एक मैंने ब्लड निकाल लिया। इसको सूखने नहीं देना है बच्चों, ठीक है। पहले तो इसे मुझे मिलाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एंटीसिरा ए, एंटीसिरा बी, एंटीसिरा डी, हम लोगों ने इसको अलग कर लिया है। ब्लड को सूखने नहीं देना है, नहीं तो क्लॉटिंग हो जाएगा यानी जम जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, इसमें मिलाएंगे एक बूंद, ठीक है। अब फिर इसको क्या कर लेंगे, साफ कर लेंगे, ठीक है। आप लोग स्लाइड को अच्छे से देखेंगे, कैमरामैन स्लाइड को फोकस करके दिखाएंगे, ओके। ये है एंटीसिरा बी, इसमें एक बूंद डालेंगे, ओके। इसमें डालेंगे एंटीसिरा बी, ठीक है। अब डालेंगे एंटीसिरा डी, फिर साफ कर लेंगे इसको, ड्रॉपर को, नहीं तो ब्लड का क्लॉटिंग हो जाएगा। एंटीसिरा बी मैंने डाल लिया। अब एंटीसिरा मुझे क्या डालना है, डी डालना है। क्या डालना है, एंटीसिरा डी डालना है। अब इसको क्या करना है, अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। मिक्स करने के लिए मैंने स्लाइड लिया, इसको अच्छे से मिक्स करना है। फिर मैं दूसरे स्लाइड लूंगी, फिर इसको मैं क्या करूंगी, मिक्स करूंगी। ओके, और तीसरा भी मैं क्या कर लूंगी, मिक्स करूंगी अच्छे से। फिर देखती हूँ इसमें क्या होता है। ओके, तो थोड़ा देर वेट करना है। थोड़ा देर वेट करना है। इस बार मैं थोड़ा ज्यादा ब्लड लूंगी। इनका ब्लड मैं थोड़ा सा निकाली हूं, इसीलिए इसमें आपको रिएक्शन थोड़ा कम दिखेगा, लेकिन मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ए में भी रिएक्शन हो गया है, एंटीजन और एंटीबॉडी में ए भी फट गया है, ठीक है। ए फट गया है। दूसरा आप लोग देख सकते हैं बी वाला भी बी फट गया है। और तीसरा हमारा जो डी है, डी भी फट गया है, ठीक है। इनका ब्लड ग्रुप है ए बी पॉजिटिव है, ठीक है, बी पॉजिटिव। ओ वाला भी फट गया है, बी वाला भी और ए वाला भी। इनका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है। हम नेक्स्ट बच्चों को चेक करके देखेंगे, उनका ब्लड थोड़ा ज्यादा निकालेंगे, फिर आपको अच्छे से दिखाएंगे। ओके, चलिए।
थोड़ा देर वेट करेंगे, ठीक है, फिर देखेंगे इनका रिजल्ट क्या हो रहा है, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग कि वो जो RH है उसमें ग्लूटिनेशन हुआ है, ए ग्लूटिनेशन, ये वाला फट गया है, देख सकते हैं आप लोग, एंटीजन और एंटीबॉडी। और ए में, बी में भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ है और ए में भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, यानी इनका ब्लड ग्रुप जो है ओ पॉजिटिव है, ठीक है, इनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव। पूनम कुमारी के फिंगर को क्या करना है, क्लीन करना है। सेकंड मुझे क्या करना है, एक नीडल लेना है और क्या करेंगे, ब्लड को निकालेंगे, ठीक है। देख सकते हैं ब्लड जो है निकल रहा है। तो फर्स्ट को हम लोग क्या कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं फर्स्ट ब्लड को, और उसके बाद से ब्लड हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। इनका ब्लड देखिए कितने अच्छे से निकल रहा है, देख सकते हैं। इनका ब्लड बहुत अच्छे से निकल रहा है, देख सकते हैं ना आप लोग। थोड़ा ज्यादा लेंगे ब्लड, थोड़ा थोड़ा उन लोगों का लिए थे, तब आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अब इनका फिंगर को क्या करना है, हमें क्लीन कर देना है, इसको दबाए रखिए, आप जाइए। अब देखिए हमें इसमें क्या करना है, एंटीसीरा ए, एंटीसीरा बी और एंटीसीरा डी क्या करना है, केमिकल मिलाना है। फर्स्ट देखेंगे एंटीसीरा ए कौन है, एंटीसीरा ए ब्लू कलर का है, इसमें कितना बूंद डालना है, केवल एक बूंद, कितना डालना है, एक बूंद ही डालना है, ठीक है। फिर इसको क्लीन कर लेना है, मेरे पास ड्रॉपर नहीं है एक्स्ट्रा। अब क्या डालेंगे, एंटीसीरा बी डालेंगे, ठीक है। अब डालेंगे एंटीसीरा बी, इसमें भी एक ही, क्या करेंगे, एक ही बूंद डालेंगे, ठीक है। अब डालेंगे एंटीसीरा डी, एंटीसीरा डी होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, रुई ले लेंगे, काफी है, जो आपको दूर से ही दिखाई देगा अच्छे से। मैंने क्या कर लिया, मिक्स कर लिया, ठीक है। एंटीसीरा ए, एंटीसीरा बी और एंटीसीरा डी, देखो ये ए है, बी है और डी है। मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, समझ में आ रहा है। अब इसको क्या करना है, हिलाकर थोड़ा सा देखना है। इसका हिलाने का तरीका कुछ इस प्रकार से, हम लोग इस प्रकार से इसको क्या करते हैं, हिलाते हैं, ताकि क्या हो, एंटीजन और एंटीबॉडी में रिएक्शन हो जाए, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा घुमा लिए। अब हम क्या करेंगे, बी वाले को भी थोड़ा घुमा लेते हैं, इस तरीके से मिलाया जाता है, यानी इसको मिक्स इस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। धीरे धीरे रिएक्शन होगा, थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग। इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। आप लोग देखेंगे डी वाला में एग्लूटिनेशन हो गया है, इसका एंटीजन और एंटीबॉडी क्या हो गया, रिएक्ट कर गया, ये देख सकते हैं आप लोग, ब्लड क्या हो गया, फट गया, है ना। और बाकी आप लोग देखेंगे बी जो है, बी में कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं। और ए लेते हैं, ए में भी अभी कोई रिएक्शन हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है, ए में भी रिएक्शन नहीं दिख रहा है। आप लोग साफ साफ देख सकते हैं इस ब्लड को, इस ब्लड को और इस ब्लड को।
आप लोग देख सकते हैं कि डी में क्या हुआ है, ग्लूटिनेशन हुआ है, एग्लूटिनेशन, यानी डी वाला जो ब्लड है वो फट चुका है, बी वाला नहीं फटा है, ए वाला भी नहीं फटा है, यानी इनका भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। यानी कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ पॉजिटिव है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पूनम का ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि यहाँ पे एग्लूटिनेशन देखेंगे आप लोग कि डी वाला में हुआ है, ए में नहीं हुआ है, बी में नहीं हुआ है, डी में हुआ है। यानी यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि ए बी नेगेटिव माना जाएगा। ठीक है, ए बी नेगेटिव होगा, तो पूनम कुमारी का ब्लड जो होगा ए बी नेगेटिव होगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि जो RH फैक्टर वाला है, RH यानी डी वाला है, वो क्या हो गया है, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी से रिएक्ट करके वो ब्लड फट गया है। लेकिन ए और बी वाला नहीं फटा, तो ए बी नेगेटिव होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये चीज आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाला देख रहे हैं आप लोग, नहीं फटा है, ए वाला भी नहीं फटा है, लेकिन ये फटा है, तो ए बी नेगेटिव है। आपका कौन सा ब्लड है, ए बी नेगेटिव है। आप लोग का ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बी नेगेटिव है। आप लोग समझ गए ना किस प्रकार से होता है, यानी ये वाला नहीं फटा, ये वाला नहीं फटा, ये वाला फटा, तो ए बी नेगेटिव होगा। समझ गए आप लोग, जा सकते हैं। आइए इन बच्चों के साथ समझते हैं और देखते हैं कि कैसे ये लोग समझ पा रहे हैं या नहीं। यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि मैंने निकिता का ब्लड लिया हुआ था, तो निकिता का देखेंगे आप लोग कि जो ए है, ए भी फटा हुआ है, देख सकते हैं। बी वाला भी, इसमें भी ग्लूटिनेशन हुआ है, और डी वाला इसमें भी ग्लूटिनेशन हुआ है। तो इनका ब्लड ग्रुप जो है ए बी पॉजिटिव है। क्या है, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव है, यानी ये सर्वग्राही है। ठीक है, यानी निकिता कौन से ब्लड ग्रुप की है, सर्वग्राही। और देखेंगे पूनम का जो मैंने चेक किया था, ए नहीं फटा, बी नहीं फटा, डी फटा, तो ए बी नेगेटिव होगा। कौन सा होगा, ए बी नेगेटिव होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, अब जा सकते हैं। ब्लड लिया था, चालू किया, मैंने पूनम कुमारी का ब्लड लिया था। आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने बताया था कि एंटीसीरा ए, एंटीसीरा बी, एंटीसीरा डी मिलाते हैं हम लोग। अब देखो ये क्या करता है, एंटीजन और एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, और जब रिएक्ट करेगा तब ब्लड क्या हो जाता है, फट जाता है। जैसे दूध से दही, दूध जो होता है, दूध से प्रोटीन अलग हो जाता है, दूध फट जाता है। अब देखिए ये ब्लड है, ये इसमें देख सकते हैं आप लोग कि ब्लड फटा है, नहीं ना फटा है, नहीं फटा है। अब देखिए ये बी वाला लीजिए, बी वाला में भी आप देख सकते हैं ब्लड नहीं फटा है। लेकिन आप डी वाला देखिए तो कि इस तरीके से जैसे दूध फटता है वैसे ब्लड फट चुका है, देख सकते हैं आप लोग, दिखाई दे रहा है। तो इनका ए बी नेगेटिव है। कौन सा है, ए बी नेगेटिव है। विशाल का भी मैंने उस टाइम में किया था, उनका ग्लूटिनेशन सही से नहीं हुआ था, लेकिन अभी सही से हुआ, तो अभी पता चल रहा है कि इनका भी ए बी नेगेटिव है इन लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि मैंने एक ही इंसान का ब्लड 3 स्लाइड पे लिया है। ठीक है, तीनों स्लाइड पे 3 को केमिकल मिलाया, एंटीसीरा ए, एंटीसीरा बी, एंटीसीरा डी मिलाया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्लूटिनेशन किस प्रकार से होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी से रिएक्शन कर जाता है जब एंटीसीरा ए, एंटीसीरा बी, एंटीसीरा डी डालते हैं आप। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए में ग्लूटिनेशन नहीं हुआ है, बी में भी ए ग्लूटिनेशन नहीं हुआ है, यानी एंटीबॉडी एंटीजन के बीच रिएक्शन कोई नहीं हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं डी में हुआ, तो ए बी नेगेटिव होगा। कौन सा होगा, ए बी नेगेटिव। ए बी नहीं फटा, ए बी नहीं फटा, ये फट गया, तो क्या हो जाएगा, ए बी नेगेटिव। अब देखो ए बी नहीं फटा, ए बी नहीं फटा, ये फट गया, तो भी क्या होगा, ए बी नेगेटिव। और इसमें देखिए ए बी फटा, ए बी फटा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, ध्यान से देखिए, ए बी फटा हुआ है और ए बी फटा हुआ है, तो उनका क्या है, ए बी पॉजिटिव है, यानी तीनों फट गया। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। फिर से मैं क्लास 12th की छात्रा को बुलाऊंगी, आप सभी लोग चले आए। क्लास 12th की छात्राएं जितनी हैं सभी चले आए। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जूही, मुस्कान, बबली, अंजलि, मुस्कान, ये सब लोग क्लास 12th की छात्रा हैं। ठीक है, इन सभी लोगों को मुझे क्या समझाना है, ब्लड ग्रुप है ना, कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है। आप लोग वहीं से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि काफी बच्चे हैं तो सभी को दिखाना असंभव है। आप लोग और नजदीक आ जाइए और अच्छे से समझ लीजिए। देखिए मैंने ब्लड लिया तो एक जगह ए लिया, एक जगह बी, एक जगह डी लिया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि किस प्रकार से एग्लूटिनेशन होता है, नहीं होता है। अब देखो ए में भी नहीं हुआ, बी में भी नहीं हुआ और डी में हुआ, तो क्या हो जाएगा, ए बी नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इसमें भी देखो, इसमें भी ए में नहीं हुआ, बी में भी नहीं हुआ, डी में हुआ, यानी देख लीजिए इसका ब्लड फट गया, ए बी फट गया। समझ में आ रहा है, तो ए बी नेगेटिव होगा। इसमें तीनों फट गया तो ए बी पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये चीज पाया जा रहा है, RH जो चौकोर वाला स्ट्रक्चर जिसमें पाया जाएगा वो पॉजिटिव होगा और जिसमें नहीं होगा वो नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, जा सकते हैं। होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ए में भी नहीं हुआ, बी में भी नहीं हुआ और डी में हुआ। ठीक है, केवल डी में हुआ है। समझ में आ रहा है, न ए में हुआ है ना बी में हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर भी ए बी नेगेटिव, यहाँ पे ए बी पॉजिटिव। समझ में आ रहा है। अब चलिए नेक्स्ट,
अभी क्लास 12 की छात्रा है जो ज्योति है और एक संध्या है, ठीक है। दोनों को मैं बताऊंगी। यहाँ पे देख सकते हैं ग्लूटिनेशन कैसे होता है, ए में भी हुआ है, बी में भी हुआ है, डी में भी हुआ है। तो तीनों में हुआ है तो क्या होगा, ए बी पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें RH प्रेजेंट है। ओके, जा सकते हैं आप लोग के छात्र हैं, ठीक है। छात्रा नहीं है, मैं छात्रा बोलने वाली थी, ठीक है। तो ये छात्र है, ठीक है। तो इन लोगों को मुझे ब्लड ग्रुप समझाना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ए ग्लूटिनेशन हुआ है, बी हुआ है, डी हुआ है। तीनों ब्लड फट चुके हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे, दिखाई दे रहा है, फट गया है। अब देखो तीनों फटा तो ए बी पॉजिटिव, जिसमें RH प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये सब चीज देख सकते हैं आप लोग। यही था ब्लड ग्रुप का फंक्शन। आगे फिर अगर आप लोग विस्तार से चाहेंगे तो फिर से हम लोग नेक्स्ट करके देखेंगे, ठीक है। और कोई, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग कुछ छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी हमें समझाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ए ग्लूटिनेशन हो रहा है, बी भी हो रहा है, सी डी भी हो रहा है। यानी तीनों ब्लड जब फट जाता है तो क्या होगा, यहाँ पे ए बी पॉजिटिव होता है। समझ में आ रहा है, समझ गए आप लोग। इसी प्रकार से जब ये फटे और ये नहीं फटे और ये फट जाता है तो ए पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर ये नहीं फटता है, ये फटता है, ये फटेगा तो बी पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है। जब ये नहीं फटेगा, ये नहीं फटेगा, ये फटेगा तो ओ पॉजिटिव होगा, ठीक है। और जब ये नहीं फटेगा, ये नहीं फटेगा, ये नहीं फटेगा, तीनों नहीं फटेगा तो ओ नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। सभी लोग समझ गए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पे देखो एग्लूटिनेशन को समझना है। जब भी एंटीसिरा ए, एंटीसिरा बी, एंटीसिरा डी डालोगे तो क्या होता है, एग्लूटिनेशन होता है। अब देखो ये वाला ब्लड फटा, ये वाला फटा, ये वाला फटा, तब जाकर क्या बनेगा, ए बी पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। तीनों फट गया तो जब ये नहीं फटेगा, ये फटेगा, ये फटेगा तो क्या बनेगा, बी फटा और डी फटा तो बी पॉजिटिव होगा। अब देखो जब ये फटेगा, ये नहीं फटा, ये फटा तो ए पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। जब ये नहीं फटा, ये नहीं फटा, ये फटा तो ओ पॉजिटिव बनेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ग्लूटिनेशन थोड़ा टाइम से भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि कभी जल्दी हो जाता है, कभी देर से होता है। इसलिए ब्लड ग्रुप को कम से कम 10 मिनट के बाद ही उसका रिजल्ट आप लोग देखेंगे। समझ में आ रहा है। इसीलिए हम लोगों ने बच्चों को कुछ किया तो 10 मिनट बाद आप लोग अच्छे से रिजल्ट उसका देखें। और भी अगर इसमें भी ग्लूटिनेशन और भी अगर शुरू हुआ तो बाद में देख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो यही था हमारा एंड क्लास। अब फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सप्ताह और उसमें भी बहुत धमाल करेंगे हम लोग। प्याज का सेल देखेंगे, हैंड का बैक्टीरिया देखेंगे, स्टोमेटा वगैरह सब कुछ देखेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।